डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके एवरेज यानी औसत का डेफिनेशन होता है सम ऑफ टर्म्स यानी मूल्यों का योग बटे नंबर ऑफ टर्म्स यानी मूल्यों की संख्या। यानी कि अगर कुछ संख्या हमें दी हुई है, ठीक है, कुछ नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इसका यदि एवरेज निकालने की बारी आई तो क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, डिवाइडेड बाय जितनी संख्या उसको डिवाइड कर देना है, तो एक एवरेज निकल के आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, एक नंबर निकल के आएगा। जैसे कि यहां पर आपको 5 नंबर दिया था 45, 55, 60, 75, 80, इसका आपको एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा, इन सभी नंबर्स को जोड़ने होंगे। इन सभी नंबर्स को एक बार जोड़ेंगे फटाफट। 45 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 55 हो गया 100, 100 में 60 जोड़ोगे तो 160, 160 में इस 80 को पहले जोड़ेंगे तो 240 आएगा। इसमें अगर मैं इसे भी जोड़ दूं 75 तो कहीं ना कहीं ये बन जाएगा 315, और 315 बटे 5 करने पर 63 आ रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया एवरेज। अब देखिए इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो रीअरेंज करने पर कहीं ना कहीं ये वैल्यू आएगा कि जो सम ऑफ टर्म्स होता है वो क्या है, तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर। और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो ये दो फॉर्मूलेस आपको याद रखना है। ठीक, सम क्या होता है तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, एवरेज क्या होता है तो सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये दो फॉर्मूलेस जो है मेन फॉर्मूलेस है एवरेज के, ये आपको समझना होगा, इसको लिख के रखिए बड़े बड़े अक्षरों में ताकि ये चीजें आपको याद रहे, और इसी के बेस पे सारा एवरेज चलता है। ठीक, सवालों जो है वो मैं बहुत सारे यहां पर कराऊंगा, एग्जाम से पैटर्न के रिलेटेड ही कराऊंगा। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं लगभग उसी के पैटर्न में, और आने वाले समय में जिस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आने को चांसेस रखते हैं सारे मैं यहां कवर कराऊंगा। चलिए अब देखिए यहां पर इस 63 नंबर का मतलब क्या है। इस 63 नंबर का मतलब यह है कि औसतन यानी ऑन एन एवरेज सभी वैल्यूज को हम 63 ले सकते हैं, क्योंकि 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 यदि मैं करूं, 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 यदि मैं करूं तो कितना आएगा, आप कहोगे 15, यहां पे 30, 315 आएगा, जिसका जो सम अगर देखोगे तो इन सब का सम भी कितना था, तो इतना ही था। मतलब कि ये जो सम है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63, इस तरीके से हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। तो एवरेज का मतलब यही है कि पांचों संख्या को हम 63 के रूप से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में यदि आप इसमें देखेंगे तो वैल्यूज जो है कहीं ना कहीं 63 से कुछ वैल्यू ज्यादा है कुछ वैल्यू कम है। अब कितना ज्यादा है कितना कम है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं नजर यहां पे लगा लेता हूं। देखिए जैसे कि अगर मैं 63 और 45 के डिफरेंस की बात करूं तो 63 और 45 की अगर मैं बात करूं, ये अगर 43 होता तो ये 20 कम होता, लेकिन 2 ज्यादा है मतलब ये 18 कम है। ये 45 नंबर जो है 63 से 18 कम है। 55 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 63 से 8 कम है। 60 की बात करूं तो 63 से कहीं ना कहीं 3 कम है। इस 75 की अगर हम बात करें तो 63 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 12 ज्यादा है। और 80 की बात करूं तो कहीं ना कहीं 63 से ये 17 ज्यादा है। अब आप देखिए कि यहां पर जो वैल्यूज ज्यादा हैं और जो वैल्यूज कम है, इसको अगर हम इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर आप देखोगे कि 3 यहां पर जुड़ेगा 11 होगा, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 29 आएगा। ठीक है, 18 को जोड़ने पर यहां देखोगे तो 12 और 17 को जोड़ने पर कहीं ना कहीं 29 आ रहा है। मतलब कि ओवरऑल अगर हम यहां पर अलग अलग वैल्यूज का इस एवरेज 63 के साथ डिफरेंस लेकर ऐड करें तो कहीं ना कहीं जो नेट डिफरेंस निकल के आ रहा है इसको यहां पर 0 आ रहा है। ये जो प्रोसेस हमने यहां पे किया कि हम एवरेज से इसका डिफरेंस देख रहे थे, हर एक टर्म का जो डिफरेंस देख रहे थे, ये एवरेज से जो हर एक टर्म का हम डिफरेंस देख रहे थे, इसी को ही हम कहते हैं डिविएशन करना, डिविएशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिविएशन। ठीक, मतलब कि किसी वैल्यू से अगर हम इस सभी वैल्यूज का डिविएशन लें तो एक्चुअली अगर ये नंबर जो है वो एवरेज ही हुआ तो नेट डिविएशन जो निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मैं यहां पर 63 को ही ले लूं यहां से एवरेज और सबसे इनका डिविएशन लो तो कहीं ना कहीं यहां पर 0 आएगा। ठीक, तो इस डिविएशन का जो है एडवांटेज बहुत होता है, इसी से आपकी कैलकुलेशन भी इजी होती है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से कुछ बातें आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज करिए कि मुझे एवरेज नहीं पता इन सब वैल्यूज का क्या है, मैं इस प्रोसेस से फॉलो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि कोई सिंपल तरीका मुझे पता चले, तो मैं अंदाजे एक ऐसा वैल्यू ले लूंगा जो कहीं ना कहीं इसके बीच में लाए करेगी। मतलब देखिए एवरेज जो है वो सबसे बड़े वैल्यूज से बड़ा नहीं हो सकता,
सबसे छोटे वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता। तो एवरेज कहीं ना कहीं 45 से 80 के बीच में होगा। मैं स्मार्टली क्या चूज कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो 60 है ये एवरेज है, 60 एवरेज है, ठीक है। तो मान लेते हैं, कोई भी वैल्यूज आप मान के चल सकते हैं, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए 60 एवरेज है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम डिविएशंस के ऊपर एवरेज लगाएंगे, यानी कि 60 में जो डिविएशन आ रहा है उसको हम देखेंगे। अगर 45 की मैं बात करूं तो 60 से ये 15 कम है, तो माइनस का 15 कर लेते हैं। 55 की अगर मैं बात करूं तो 60 से 5 कम है, तो माइनस का 5 कर लेते हैं। 60 की मैं बात करूं तो ना ये कम है ना ज्यादा है, मतलब यहां पे 0 का डिविएशन है। 75 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 15 ज्यादा है, और 80 की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये 20 ज्यादा है। और क्योंकि यहां पर 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, तो मुझे यहां पर 5 से एक बार डिवाइड भी करना होगा। अब यहां से अब देखेंगे कि ये जो माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15 था यहां पे, माइनस का 15 और आगे यहां पर 5, यानी कि इन दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो माइनस का 20 हो रहा है, ये प्लस के 20 से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 60 प्लस यहां से आप देखेंगे कि 15 बचा हुआ था, डिविएशन डिवाइडेड बाय 5, कहीं ना कहीं आपका जो एवरेज आ रहा है वो कहीं ना कहीं 63 का 63 ही आ रहा है। तो ये होते हैं डिविएशन, यानी कि डिविएशन के जरिए एज्यूम्ड मीन लेकर हम यहां से इसको एवरेज निकालें, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं, बट हमें वो स्टैटिस्टिकल टर्म्स तक जाना नहीं है। हम यहां पर एवरेज के तहत ही इसको याद रखेंगे कि हम यहां पर कोई भी वैल्यू को, यहां से जो आपको आसान लग रहा है उस वैल्यू को मैंने एवरेज मान लिया, और उस एवरेज को मानने से मेरे जो सारे डिविएशंस थे उस पर मैंने एवरेज लगाया। यानी डिविएशन यानी कि यहां पर जो सम में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके एक एक वैल्यू से जो डिफरेंस आ रहा है उसका मैंने सम निकाल दिया। अगर वैल्यू कम है तो माइनस किया, अगर वैल्यू ज्यादा है तो प्लस किया, डिवाइडेड बाय क्या किया, तो 5, क्योंकि 5 संख्या है और इसका जो एवरेज आया उसको हमने यहां पर एक बार जोड़ दिया। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज क्या है, तो 60 है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये भी 60 है, ये भी 60 है एवरेज, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो ऐसे केस में समझ में आया कि डिविएशन जो है वो 15 ज्यादा आ रहा है, मतलब एवरेज जो है वो 60 से 15/5 ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 15 जो है वो सम में है, पांचों में बढ़ जाएगा। ऑल 5 वैल्यूज में बांटने का मतलब 15/5 करना, यानी 3 से एवरेज ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ चीजों के जरिए मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए कि दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। इन दोनों के पास कंबाइंड 100 रुपया है, इन दोनों के पास कंबाइंड 100 रुपया है, मतलब कि इनका जो एवरेज है वो क्या है, एवरेज इनका है 50, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, यानी 100/2 करोगे तो कहीं ना कहीं एवरेज जो आएगा वो 50 का है। क्लियर, मतलब देखिए इस 50 के एवरेज आने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के पास अगर 50 रुपया है तो दूसरे व्यक्ति के पास भी 50 रुपया है, करेक्ट, यही होगा। अब यहां से आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं यहां से एक व्यक्ति को 1 रुपया कम दे दूं, मतलब इस ए को मैं 1 रुपया कम दे दूं, मतलब इस व्यक्ति को कितना दे दूं, तो 49। अब क्योंकि यहां पर एवरेज 50 है तो इनका सम 100 फिक्स हो गया, तो कहीं ना कहीं अगर एक को मैंने 1 रुपया कम दिया तो दूसरे को मुझे 1 रुपया ज्यादा देना होगा, तब जाके ये वैल्यू जो है 51 बनेगा, और इसका सम जो है वो कहीं ना कहीं 100 का 100 रहेगा, सॉरी 100 का 100 ही, 100 का 100 ही रहेगा, 100 का 100 ही रहेगा, ठीक। यानी कि समझिए कि अगर यहां पर वैल्यू को मैंने अगर 3 बढ़ा दिया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 3 ज्यादा दिया होता तो ये वैल्यू 53 बन जाता, और क्योंकि मुझे नेट डिविएशन अराउंड 50 जो कि इसका एवरेज है वो सेम होना चाहिए, तो दूसरे वैल्यू को 3 ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने ज्यादा ले गया तो दूसरे वाले को इसका नुकसान सहना होगा। अगर ये कम लेता है तो इसको फायदा होगा, इसको अगर ये ज्यादा ले जाता है तो इसको नुकसान होगा, यानी कहीं ना कहीं 47, यानी कि टोटल वैल्यू जो है वो 100, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसी को हम कहते हैं डिविएशन अप्रोच, इसी का हम भरपूर मात्रा पे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, जैसे कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक, ए बी और इसके साथ एक सी व्यक्ति और आ गया, इनका जो सम है वो कहीं ना कहीं 150 है। 150 होने का मतलब यह है कि यहां पर एवरेज की अगर बात होगी तो कहीं ना कहीं अगर वैल्यू ये 150/3 करोगे तो फिर से एवरेज आपका 50 ही आएगा। कहने का मतलब ये कि इसके पास भी 50 रुपया, इसके पास भी 50 रुपया और इसके पास भी 50 रुपया, ठीक। अब देखिए यहां से थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करिए कि अगर मैंने यहां पर पहले वाले व्यक्ति को 52 दिया, दूसरे वाले व्यक्ति को मैंने 53 दे दिया, मतलब पहला वाला व्यक्ति 2 रुपए ज्यादा ले गया, दूसरा वाला व्यक्ति 3 रुपए ज्यादा ले गया। मतलब अगर 2 और 3 के साथ अगर 50 एवरेज आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर 5 ज्यादा ले गए पहले के 2 व्यक्ति तो इस 5 का नुकसान किसको करना होगा, सी को करना होगा। यानी इसको अब जो हम दे सकते हैं वो इसमें 5 कम करके ओवरऑल 50
सॉरी 45 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते इसको। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो डिविएशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर सम जो है वो 150 का होना चाहिए। अब सपोज करिए कि मैंने इसको 10 कम दिया, 10 कम दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं 40 हो जाएगा। और मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन ऐसा दे दिया कि b बराबर c है। मैंने आपको क्या बता दिया, एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि b बराबर c है। तो आप कहेंगे सर हमको तो ये पता है कि अगर ये 50 का एवरेज कह रहा है तो ये भी 50 होना था, ये भी 50 होना था, ये भी 50 होना था। क्योंकि ये 40 है तो यहां पर 10 कम हुआ, मतलब बी और सी में ओवरऑल की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ओवरऑल हमें 10 ज्यादा हो देना होगा। और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं इसमें भी 5 ज्यादा दे दूंगा और इसमें भी 5 ज्यादा दे दूंगा। मतलब मैंने क्या किया, इनके एवरेज की अगर मैं बात करूं तो बी और सी, बी प्लस सी जो है, चलिए सम की अगर बात करें तो ये 50 प्लस 50 होना चाहिए था, यानी 100 होना चाहिए था, प्लस एक्स्ट्रा जो है इन लोग को 10 और लेकर जाना पड़ेगा, मतलब 10, ये हो जाएगा इनका सम, ये हो जाएगा इनका सम। लेकिन अगर इसके एवरेज की बात करें, हम इसके एवरेज की बात करें तो b प्लस सी का जो एवरेज है, इन दोनों का जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 50 ही होना चाहिए था। क्योंकि अगर ये 50 है तो ये भी 50, ये भी 50 है, सारी चीजें 50 होनी थी। लेकिन क्योंकि यहां पर 10 ज्यादा मिल रहा है, 10 कम मिल रहा है पहले वाले को, तो इसको 10 ज्यादा मिलेगा और इस डिविएशन पे जाके हम क्या कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। मतलब 50 के एवरेज में हम क्या करेंगे, प्लस का 2 कर लेंगे, तो ये सॉरी 5 कर लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कितना आ गया, 55 आ गया। तो देखिए जब एवरेज की बात हो रही है, जब इनके एवरेज की बात हो रही है बी और सी की, तो हम यहां पर डायरेक्टली 50 लिखेंगे और डिविएशन जो वैल्यू है उसमें डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं उसको यहां पर डिवाइड कर देंगे। क्योंकि पहले वाले में कम लेकर गया था तो यहां ज्यादा देना पड़ रहा है, अगर पहला वाला ज्यादा लेकर जाता तो यहां पर मैं माइनस कर देता, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए डिविएशन में। ठीक, यहां पर अगर आप देखेंगे तो बी प्लस सी, यहां पर मैं सम की बात कर रहा हूं इसलिए यहां पर 100 लिखा हुआ है और यहां पर भी हम सम पे ही बात को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जब एवरेज की बारी आती है तो यहां पर 50 लिखना होगा, क्योंकि दो जनों का एवरेज 50 है, यानी तीनों का एवरेज 50 था, प्लस यहां पे 10 कर रहे हैं क्योंकि पहले वाले व्यक्ति ने 10 कम ले गया तो यहां पर 10 ज्यादा ले जाएगा। लेकिन जब एवरेज की बात हो रही है तो जितने लोग हैं ये 10 उन सभी में बटेगा, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 2 करना मत भूलना, क्योंकि ये एवरेज है। ठीक, तो यहां से अगर आप मुझसे पूछे कॉन्सेप्चुअली कि क्या हुआ, तो ये 10 को हमने यहां 5 एक्स्ट्रा दिया तो 55, इसको भी एक्स्ट्रा दिया तो 55, यानी 55 का वैल्यू हो जाएगा, वही यहां पर एवरेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यही है डिविएशन के बैकग्राउंड की स्टोरी की। अगर हमें डिविएशन आगे कहूं तो डिविएशन क्या है कि नेट डिविएशन जो होता है अराउंड एवरेज 0 होना चाहिए। तो अगर कोई 3-4 लोगों का एवरेज दिया हुआ, इसमें से अगर सपोज 4 लोग का एवरेज दिया है, 3 लोग का एवरेज आपको दिया है, तो चौथे व्यक्ति का क्या एवरेज होना चाहिए ये आपको निकालना आना चाहिए विद डिविएशन, क्योंकि नेट डिविएशन जो है वो कहीं ना कहीं 0 होता है। चलिए अब हम आते हैं वापस और कुछ बातों के साथ यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर्स विद कॉमन डिफरेंस, यानी कि क्रमागत संख्याएं जिन पे अंतर समान हो, जैसे कि आप जानते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी जो है मैंने आपको इसके ऊपर पढ़ाया भी हुआ है नेचुरल नंबर्स में, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में जब हम डील कर रहे थे इन सभी चीजों से। वहां पर आपने देखा था कि कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि क्रमागत संख्याएं जो इसके बीच का अंतर यदि समान होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो एपी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से अब मैं कुछ बातों से रिलेट करता हूं, जैसे कि देखिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स की सीरीज है जो कि 11 से स्टार्ट हो रही है। यहां पर डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया, 1 का आया, 1 का आया, 1। इसके एवरेज निकालने की बात करेंगे तो एवरेज हो जाएगा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5। तो जब जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर कितना आ गया, 10 10 10 10 10, 5 बार हो गया 10। 50 के बाद 1 2 3 4 5 जोड़ोगे तो 15 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं 50 में 15 जोड़ रहे हो तो 65 आ रहा है, 65। ठीक, डिवाइडेड बाय यहां पर 5 आएगा, मतलब एवरेज जो है वो 13 है। कुछ रिजल्ट्स हम निकाल लेते हैं। ठीक, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो उस केस में रिजल्ट्स कुछ निकाल लेते हैं। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, यहां पर आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस है, यानी कि सम क्रमागत संख्याएं हैं। इसमें जब एवरेज निकालने की बारी आएगी तो 32 प्लस 34 प्लस 36, ठीक है, प्लस 38 प्लस 40, यही हो रहा है। इसका एवरेज बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो 30 को मैंने कितने बार जोड़ा, तो आप कहोगे कि सर 5 बार जोड़ दिया, लेकिन यहां पर 2 ज्यादा है, यहां 4 ज्यादा है, यहां 6 ज्यादा है, यहां 8 ज्यादा है, यहां तो 10 ज्यादा है, मतलब कि 30 को 5 बार जोड़ने पर होगा 150।
2 और 8 को जोड़ देता हूं और 5 और 6 को जोड़ देता हूं तो 10 10 दो बार जुड़ गया 20 हो गया, और यहां 10 ज्यादा है, मतलब 150 में कहीं ना कहीं 30 ज्यादा हो रहा है, मतलब 180 बन जाएगा, और 180 इसका योगफल है, डिवाइडेड बाय 5 करने पर कहीं ना कहीं 36 आ रहा है, 36 आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर तीसरा एग्जांपल है जिसके बीच में क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है। इसका एवरेज यदि हम निकालें, इसका एवरेज हम निकालें तो बनेगा 55 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 85 बटे में 4 संख्या है, इसको जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा 140 प्लस 140 जो कि हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 4 जो कि 70 का एवरेज देगा, यहां पर 70 का एवरेज यहां पे आ रहा है। अब यहां से हम आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल में, यानी कि एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें फिर से यहां 10-10 का अंतर है, यहां पर भी 10 का अंतर, यहां पे भी 10 का अंतर, नेक्स्ट वाले में फिर 10 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस और 10 का डिफरेंस। यहां पर जब एवरेज निकालने की बात होगी तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, इन सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, ये 30 प्लस 30 60 प्लस 40 100 होगा, 100 में 50 जोड़ोगे 150 होगा, 150 में 60 जोड़ोगे तो 210 आएगा, 210 में डिवाइडेड बाय 6 करने पर जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 35। अब इतनी सारी चीजें जो मैंने लिखी उसमें आपको कुछ चीजें मैं समझाना चाहता हूं, एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। ठीक, जब भी हम क्रमागत संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, क्रमागत संख्याओं का जिसमें अंतर समान है, इसका एवरेज जब निकालते हैं तो बीच की जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं एवरेज के बराबर होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पर एवरेज कितना आया, तो 13 आया था। आप बताइए बीच की संख्या क्या है, 13 है। इस वाले में एवरेज कितना आया था, 36 आया था, और यहां पर एवरेज कितना है, तो 36। ये बीच की संख्या क्या है, 36। तो जब भी क्रमागत संख्याओं में अंतर समान होता है तो बीच की संख्या जो होती है वो एवरेज के बराबर होती है। लेकिन यहां पर जब आप देख रहे होंगे तीसरे और चौथे वाले में एग्जांपल में, तो एवरेज कितना आया, 70 आया। इसको मैंने लाल कलर में लिखा है, इसको मैंने येलो कलर में लिखा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर 35 आया एवरेज, लेकिन क्या यहां पे 35 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या पहले वाले में 70 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इसको भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5 टर्म्स है, यानी कि यहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, विषम संख्याएं हैं यहां पर। ठीक है, विषम संख्याएं हैं, आपको यह समझना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं विषम संख्याएं हैं। और यहां पर अगर देखें तो 4 टर्म्स है, यहां पे 4 टर्म्स, और इस वाले में भी 4 टर्म्स है, यानी कि कहीं ना कहीं सम संख्या है। ठीक, यहां पर कहीं ना कहीं 6 टर्म्स है, दूसरे पहले वाले में 4 टर्म्स था, तो सम संख्या है। तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है उसमें एक मिडिल टर्म होता है, लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म होती है वहां पे 2 मिडिल टर्म होता है। जैसे कि इस वाले सीरीज की बात करें तो 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है 65, एक आ रहा है 75। इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे, बटे में 2 करोगे तो कहीं ना कहीं 70 आएगा फिर से, और एवरेज भी जो आया वो 70 आया। यहां पर भी आप देख रहे हैं 2 मिडिल टर्म्स है, क्योंकि यहां पर आगे 2 है, पीछे भी 2 है, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 35 आएगा, और यहां पर जो एवरेज आया ये भी कहीं ना कहीं 35 है, इसका 70 है। ठीक, इसमें 36 है और इसमें 13 है। तो एवरेज जो होता है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो वहां पे 2 मिडिल टर्म आएंगे, इन दोनों मिडिल टर्म का एवरेज के बराबर होगा। ठीक, पहला पॉइंट हो गया नोट डाउन। अब देखिए सेकंड पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे कि एवरेज जो होता है वो पहले आखिरी टर्म का एवरेज के बराबर होता है। पहले और आखिरी टर्म को एक बार देख लेते हैं। यहां पे पहला टर्म यहां पे क्या है, तो 11, यहां पे 15 है। 11 और 15 का एवरेज निकालने जाओगे, 11 प्लस 15 होता है 26, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 13 आ रहा है, कहीं ना कहीं एवरेज जो है वो 13 है। इस वाले टर्म में देखोगे तो 32 और यहां पे 40, 32 और 40 को जोड़ोगे तो 72 आ रहा है, 72 बटे 2 करने पर कहीं ना कहीं 36 आ रहा है, और एवरेज भी कितना आया, तो 36 आया। अब इसमें भी देखोगे तो 55 और 85 जोड़ने पर 140 आता है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कहीं ना कहीं 70 आएगा, तो एक बार फिर से एवरेज के बराबर। यहाँ 10 और 60 है, 10 और 60 को जोड़ोगे 70 आएगा, 70 डिवाइड बाय 2 करने से 35 आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज जो है ये भी आपके कहीं ना कहीं एवरेज के बराबर होता है। अब जब फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो कहीं ना कहीं एवरेज के बराबर है, यानी प्रथम संख्या का और आखिरी संख्या का जो एवरेज है वो एवरेज के बराबर है। तो एवरेज क्या हुआ, अगर मैं पहले टर्म को a मान लूं और आखिरी टर्म को l मान लूं तो ये हो जाएगा a प्लस l बाय 2। और जो सम होता है, ये सम क्या होता है, सम होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमने देख लिया, ये तो अभी देखा ना। सम जो होता है वो क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए भाई इसका सम क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पर तो सम जो है वो है 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी संख्या है n बटे 2
और पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म। कहीं ना कहीं एपी में हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं और आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से देखिए, एवरेज a प्लस एल बाय 2 है और मल्टीप्लाइड बाय n करने पर आपका सम निकल के आ जाएगा। ये चीज मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको समझाया था। आज आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं अगर ये फॉर्मूला लगता है तो क्यों लगता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां से कुछ सवाल देखते हैं, उसके पहले आप नोट्स बना लीजिए। ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कंपटीशन कम्युनिटी के वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे पीडीएफ अपलोड हो चुका होगा। चलिए इस लेक्चर का पीडीएफ। यहां पर एवरेज क्या है, तो मिडिल टर्म के बराबर होती है जब क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि मध्यम पद के एवरेज के बराबर है, साथ ही साथ पहले पद और आखिरी पद यानी प्रथम पद और अंतिम पद का जो औसत होता है वो औसत के बराबर होता है। ये दो चीजें हमने यहां पर देखा। ठीक है, क्रमागत संख्याओं के रिलेटेड। अब आते हैं, कुछ सवाल देखेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, दिया हुआ है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 21 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ज्ञात करिए। जब 7 क्रमागत विषम संख्याओं की बात हो रही है तो आप खुद ही बताइए, यहां पर अगर मैं 7 क्रमागत विषम संख्या की बात करूं तो बीच में एक ही टर्म आएगा और वो टर्म जो है कहीं ना कहीं 21 हो जाएगा, तो 21 जो है मिडिल टर्म हो गया। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं एवरेज बराबर मिडिल टर्म होता है। इससे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या पे अगर आपको जाना है तो +2 करोगे तो 23 आएगा, इसमें +2 करोगे तो 25, इसमें +2 करोगे तो 27 आएगा। +2 इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। क्रमागत विषम संख्या यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब 2-2 का डिफरेंस में आपको बढ़ना है और सबसे बड़ी संख्या जो है कहीं ना कहीं 27 आ जाएगा। बी सवाल का सही उत्तर है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 19, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 19 है तो सबसे छोटी संख्या क्या बताना है। तो मैं यहां पर 8 डैश यदि बना दूं तो इसका एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं आपका 19 है, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं वैल्यू 19 आएगा। जब 8 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है यानी कि यहां पर मिडिल टर्म 2 होते हैं, उन दोनों मिडिल टर्म का जो एवरेज होता है वो आपके एवरेज के बराबर होता है। और जब हम सम संख्या की बात करें तो आप बताइए कि कहीं 19 उसका टर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 19 अपने आप में एक विषम संख्या है। तो ये 19 जो है कहीं ना कहीं इसके पहले वाले नंबर 18 और 20 का एवरेज से निकला होगा 19। और जब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात हो रही है तो आपको पीछे जाना है 2 स्टेप पीछे तो 16, इसके 2 स्टेप पीछे तो 14, इसके 2 स्टेप पीछे तो 12, यानी सबसे छोटा नंबर कहीं ना कहीं जो है वो यहां से 12 निकल के आएगा। 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर है, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हमने 2 एग्जांपल लिया जिसमें एक बार ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे, एक बार इवन नंबर ऑफ टर्म्स थे। इससे फास्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए 61 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है जिसका एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं कितना है, तो एवरेज है 107। ठीक, आपको निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां से समझने की कोशिश करिए। जब 61 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है तो बीच में जो टर्म होगा वो कहीं ना कहीं एक ही टर्म निकल के आएगा और वो एक टर्म जो है वो 107 होगा। इस 107 के आगे, इस 107 के आगे 30 टर्म्स होंगे और इस 107 के पीछे भी 30 टर्म्स होंगे। और 30 टर्म्स का मतलब यहां से आपको सबसे लास्ट वाला टर्म निकालना है। यदि मैं गिनती यहां से स्टार्ट करूं तो इसको मिलाते हुए टोटल 31 टर्म्स होंगे। ठीक, और 31 टर्म्स में 2-2 टर्म के बीच में एक गैप होता है, मतलब कि इस 31 टर्म में कहीं ना कहीं 30 गैप बनेंगे और हर एक गैप में कहीं ना कहीं 2 कम होगा। तो इस वैल्यू में आपको क्या करना है, माइनस का 60 करना है। माइनस का 60 करोगे तो लास्ट वाला नंबर जो आएगा वो 47 निकल के आएगा। जो उत्तर यहां पर सही है वो बी ऑप्शन होगा कि सबसे छोटी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं 47 होगी। अब आपको यहां पर हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने ये फटाफट कैसे लिख दिया। जैसे कि समझिए यहां पर अगर मिडिल टर्म 1 है, मिडिल टर्म 1 है तो इसके आगे 30 टर्म, इसके पीछे 30 टर्म होंगे, क्योंकि टोटल हमारे पास 61 नंबर्स है जो कि ऑड है, तो मिडिल टर्म 1 होता है। एक मिडिल टर्म अगर हो गया तो 61 में एक टर्म गया, बचा कितने, 60 बचे। तो 60 में से 30 आगे होने चाहिए, 30 इसके पीछे होना चाहिए। ठीक है, और हमें क्योंकि सबसे छोटी नंबर निकालनी थी तो सबसे छोटे नंबर मतलब यहां से 30 नंबर और होंगे। और अगर मैं यहां से गिनती स्टार्ट करूं तो 31 टर्म से, जैसे कि देखिए अगर मैं 1 और 2 लिखता हूं तो यहां पर 2 टर्म हो गए। 2 टर्म के बीच में जो गैप आता है वो 1 गैप आता है। अगर मैं 3 लिख दूं तो 3 टर्म में 2 गैप आते हैं। 4 लिख दूं तो 4 टर्म में 3 गैप आते हैं।
तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम गैप होता है, और टोटल अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो 31 टर्म्स है, और इसमें कहीं ना कहीं दो नंबर यानी कि 2 का गैप आ रहा है, 30 गैप है ऐसे, तो मतलब वैल्यू 60 कम होगा। इसमें 60 माइनस करने पर जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 47 निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n, इफ द नेक्स्ट नंबर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन फाइंड द न्यू एवरेज। ठीक, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है n है, यदि अगली संख्या को भी अगर हम इसमें सम्मिलित कर देते हैं तो नया औसत क्या होगा। चलिए यहां पर 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज यदि n है तो n के आगे 1 2 3 4 नंबर होंगे, इसके पीछे 1 2 3 4 नंबर होंगे, मतलब ये n से 1 बड़ा होगा, ये n से 2 बड़ा होगा, ये n से 3 बड़ा होगा, और ये n से 4 बड़ा होगा। मतलब इसके बाद वाले नंबर को यदि हम सम्मिलित करें तो n प्लस क्या होगा 5 होगा। मतलब कि अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज हमारा पहले क्या था तो n था, हमने इसमें क्या जोड़ा, यानी कि अगर ये नंबर भी n होता तो कहीं ना कहीं एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक और बार n ही जोड़ रहे हो। देखो आप यहां पर n एवरेज कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप सभी वैल्यूज को n ले सकते हैं, क्योंकि सभी वैल्यूज को n लेने पर नेट डिविएशन जो है वो 0 हो जाएगा, एवरेज आपका n आएगा, क्योंकि 20 की संख्या n है। साथ में आप ऐसे भी डिविएशन से भी समझ सकते हैं कि सारे वैल्यूज को n लेने से भी एवरेज वही रहता है। ठीक, लेकिन एक वैल्यू एक कम था तो एक वैल्यू एक ज्यादा, इस तरीके से 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स जमे हुए। अब आखिरी वैल्यू में क्या है तो n से, ये n भी है, n से 5 से ज्यादा है। अगर केवल n होता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 5 से ज्यादा है। जब एवरेज की बात होती है तो टोटल जब नंबर बटेंगे, ये कितने नंबर में बटेगा, अब ये 10 नंबर हो गए तो ये 5 जो है 10 नंबर्स में बटेगा, यानी ये एवरेज जो है n प्लस 0.5 हो जाएगा। मतलब नंबर जो है कहीं ना कहीं 0.5 से इंक्रीज होगा। सी जो है सवाल का सही उत्तर है। आप 5 जोड़ रहे हैं ना, इसमें n प्लस 5 जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ये नंबर n है तो ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है, ये n प्लस 3 है, ये n प्लस 4 है, और जो एक नंबर एक्स्ट्रा जुड़ा वो कहीं ना कहीं n प्लस 5 होगा। यानी 5 जोड़ना डिवाइडेड बाय 10 को विभाजित कर लेना, यानी एवरेज जो है 0.5 से बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए क्या होगा। तो 100 से कम सभी विषम संख्याओं की औसत की अगर बात करें तो सबसे छोटा विषम संख्या जो है वो होता है 1, और सबसे बड़ा विषम संख्या देखिए 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ये सभी विषम संख्या है, और सबसे बड़ा विषम संख्या होगा 99। तो आप खुद ही बताइए कि इसका जो एवरेज है वो एवरेज कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें तो ये तो क्रमागत संख्याओं का ऐसा पद बन गया जिसमें अंतर 2 का बन रहा है, और जैसे अंतर 2 का बना तो 1 प्लस 99 बटे 2 करोगे तो कहीं ना कहीं 50 का औसत आएगा 50, तो एवरेज जो है कहीं ना कहीं 50 हो जाएगा। तो 20 तक है। इसी से आप सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स भी 50 है, 50 इंटू 50 वही होता है यहाँ पर एवरेज। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर आ जाता है इसका सम। तो सम के बारे में भी मैंने आपको डिस्कशन किया है कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालना है, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम कैसे निकालना है। वहां भी कहीं ना कहीं आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। एवरेज तो 50 आया, नंबर ऑफ टर्म्स भी 50 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एवरेज से ही तो सम निकलता है। और कहीं ना कहीं हमने सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सीखा हुआ है जो कि n स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। द एवरेज ऑफ 58 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 371, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। अगर यहां पर 58 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज इतना है, कितना है, ठीक है, एवरेज इतना है, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो एवरेज है वो भी इतना ही होता है। यानी फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म l है, इन दोनों का जो एवरेज है वो एवरेज के बराबर होता है, यानी 371 के बराबर होता है। 58 लगातार सम संख्याओं की औसत जो है वो कहीं ना कहीं आपका 371 था। पहली और आखिरी संख्या का योगफल याद करना है। हमें यह पता है कि जब क्रमागत विषम संख्या या सम संख्या की बात हो रही है, इनके बीच का अंतर समान होता है, तो औसत जो है वो बीच की संख्या के साथ साथ होने के साथ साथ आखिरी और पहली पद का एवरेज भी होता है। तो डायरेक्टली पहले और आखिरी पद का एवरेज जो है वो इसके बराबर होगा। तो पहली और आखिरी पद का जो योगफल है, सवाल था पहले आखिरी पद का योगफल निकालना, तो 2 यहां भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2, यहां पे 14 आएगा, और ये 6 + 1 यानी कि 742 जो है इसका औसत बन जाएगा 742। तो डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि एवरेज ना सिर्फ मिडिल टर्म के बराबर होता है, एवरेज फर्स्ट और लास्ट टर्म के एवरेज के भी बराबर होता है। तो यहां पर हम पहले और आखिरी टर्म के एवरेज से इसको इक्वेट करेंगे
तो कहीं ना कहीं सम निकल के आ जाएगा। पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसका दुगना कर सकते थे, जो वैल्यू दिया हुआ है 371 का दुगना आपका 742 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज ऑफ 34 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 100 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। ठीक है, 34 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कितना है, तो वो 100 है, 100 है। आपको बताना है कि आखिरी और पहली संख्या का अंतर कितना होगा, यह आपको बताना है। यहां पे देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया, जब 34 नंबर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 34 नंबर्स की बात। 34 नंबर्स के बीच में टोटल 33 गैप्स बनेंगे, और 33 गैप्स में आप बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की, यानी कि क्रमागत विषम संख्याओं की। एक एक विषम संख्या, जब क्रमागत विषम संख्याओं की बात होती है तो एक गैप में 2 नंबर्स होते हैं, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 66 का वैल्यू जो है इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। बी जो है सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, 66 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी चीजों का जो 100 वगैरह दिया इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना था। तो पहले और आखिरी टर्म्स में टोटल 34 टर्म्स है, तो 33 गैप होंगे, और 33 गैप का मतलब हर एक गैप में 2 का डिफरेंस, तो 33 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे 66 आ जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इफ द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज x, इफ ऑल द नंबर्स आर इंक्रीज्ड बाय 100 एंड देन डिवाइडेड बाय 5 देन फाइंड द न्यू एवरेज। देखिए 35 संख्याओं का जो औसत है वो कहीं ना कहीं x था। यदि सभी संख्याओं को 100 से विभाजित, 100 से बढ़ाया जाता है और फिर 5 से विभाजित किया जाता है, तो आपको बताना है कि औसत कितना होगा। देखिए जब भी हम कोई ऑपरेशन सभी टर्म्स में करते हैं, सभी टर्म्स में करते हैं, तो ये एवरेज में भी वैसा ही होता है। मतलब देखिए, अगर एवरेज कितना था, x था, इस x में कहा जा रहा है कि सभी टर्म को हमने क्या किया, सभी टर्म को हमने पहले 100 से बढ़ाया, तो एवरेज जो है वो भी 100 से बढ़ जाएगा। इसके बाद डिवाइडेड बाय 5, यानी सभी नंबर्स को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज जो है ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। यही एवरेज की खूबी है। अगर आप कोई वैल्यू को, यानी कोई ऑपरेशन को सभी टर्म्स में कर रहे हैं तो वो एवरेज में भी हो जाता है। मतलब 100 में जोड़ना फिर 5 से डिवाइड करना, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कहीं ना कहीं हो जाएगा x बाय 5 प्लस 20। तो x बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, यानी कहीं ना कहीं ए जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करता हूं ये सारी चीजें आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एवरेज, यानी कि किसी वैल्यू का एवरेज आपको दिया है, उस जितने भी टर्म्स है उस सभी टर्म्स में एक ही ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी सब में हम 100 100 100 जोड़ दिए और फिर सारे वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर दिया, तो वही चीज एवरेज में होगा। अगर पहले एवरेज x था तो इसको 100 से बढ़ाना होगा, डिवाइडेड बाय 5, तो x बाय 5 प्लस 20 जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारी फॉर्मूलाज हमने देखे थे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो कहीं ना कहीं n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स यानी n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 होता है। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम यानी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, और यही चीज मैंने अभी अभी सवाल में भी बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो ऑड नंबर्स है उसका सम अगर n स्क्वायर है तो क्यों है, वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जरिए बताया था। ठीक है, चलिए अब यहां से फर्स्ट n स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। और लास्ट बट जो है वो आपका है क्यूब्स का फॉर्मूला, कि प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का जो सम होता है वो कहीं ना कहीं n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर होता है, जो कि इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, इसका बस स्क्वायर कर दीजिए, वही क्यूब्स का सम का फॉर्मूला होता है। देखिए ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने आपको बताई, ये कहीं ना कहीं हम पहले नेचुरल नंबर्स में जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। यहां पे अब हमें जो देखना है वो इन सम का वैल्यू नहीं, इनके एवरेज का वैल्यू देखना है। क्या देखना है, तो यहां पर एवरेज का वैल्यू देखना है, यानी कि जहां जहां आपको योग दिख रहा है इनका औसत हमें देखना है अब। ठीक है, इनके औसत की अभी बात करेंगे हम। तो ये योग नहीं है, अब ये योग नहीं है, ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। हम क्या बात कर रहे हैं, ये सम नहीं, हम बात कर रहे हैं इनके औसत की बात, यानी कि यहां पर एवरेज की बात कर रहे हैं। और एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इस फॉर्मूले में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद रखना, डायरेक्टली यहां जहां जहां पे n दिख रहा है इसको क्या करना है, n से काट देना है। n से काटोगे तो ये वाला n इसको काट देगा, मतलब एवरेज जो है वो क्या है, n प्लस 1/2। आसान है, एवरेज क्या है तो n प्लस 1/2। इसमें n काट दोगे तो इसका एवरेज हो जाएगा n प्लस 1। इसमें अगर n काट दूंगा तो बन जाएगा n, इसमें n काट दूंगा तो बचेगा ये,
इसमें एक n काटोगे तो बाकी बचा हुआ बचेगा n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक, क्योंकि n से डिवाइड करने पर एक n कट जाएगा, दूसरा n बचा रहेगा। तो ये हो गए इनके एवरेज, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करके रखिए कि सम का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर्स हमने नंबर सिस्टम में कवर करके रखा हुआ था। अब हम यहां पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एवरेज की बात हो रही है। चलिए, तो यहां से बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट, एवरेज ऑफ इसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए 100 तक हम जा रहे हैं यहां पर, तो 100 तक जाने का मतलब है अगर इसका एवरेज हमें चाहिए तो कहीं ना कहीं आप सम का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर होता था। लेकिन जब एवरेज की बात हो रही है तो इसमें डिवाइडेड बाय n करना होगा, ये स्क्वायर है एक्चुअली, मतलब फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कहीं ना कहीं यहां पे 4 आ जाएगा। तो 100 बस डालना है अंदर ब्रैकेट में, बाकी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं 100 डाल देता हूं, ये बन जाएगा 101 क्योंकि n का वैल्यू 100 है, डिवाइडेड बाय यहां पे 4, ठीक। तो 4 से अगर मैं इसे काटूं तो ये 25 बनेगा, मतलब उत्तर वो सही होगा जिसमें लास्ट में 25 आए। तो दो ऑप्शन में आप फंस जाओगे, तो यहां पर 25 लिख लेते हैं। 101 का स्क्वायर बताइए क्या होता है, 101 में 1 जोड़ोगे 102 आएगा और आगे 1 का स्क्वायर, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू है 102.01 है। तो ये सारी टेक्निक्स 101 का स्क्वायर क्या होता है ये निकालना हमने बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक में देखा है, तो यहां मैं रिपीट नहीं करूंगा, सबसे पहला वीडियो वही था। अब देखिए यहां से 25 आ जाएगा, 25 दूनी 2 करने पे 50 होता है और यहां पे 25 आ जाएगा फिर से, तो 255,025 मतलब ए जो है सवाल का सही उत्तर है, ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आएगा। यहां पे हमने क्या किया है, क्यूब्स का जो सम का फॉर्मूला है वो हमने देखा, डिवाइडेड बाय n कर दिया, क्योंकि यहां हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करना है, हमें एवरेज नहीं ज्ञात करना था। तो एवरेज जो है वो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, बस ये फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% आर गर्ल्स, the average weight of the class is 59.2 and that of the average weight of the girls is 55 kg, then find the average weight of the boys। देखिए 60 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, जिसमें से 40% लड़कियां हैं। पूरे कक्षा का जो औसत वजन है वो कहीं ना कहीं 59.2 है, लड़कियों का औसत वजन जो है वो कहीं ना कहीं है 55। तो लड़कों का वजन कितना है बताना है। देखिए टोटल जो है यहां पर 60 विद्यार्थी है, 60 स्टूडेंट्स। इन 60 स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें से 40% जो है, 40% जो है कहीं ना कहीं गर्ल्स है, और इसमें से जो बाकी बचे हुए 60% होंगे वो बॉयज होंगे। अब देखिए यहां पर आप डायरेक्टली रेशियो में बात कर सकते हैं कि क्वांटिटी का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं यहां अगर 2 है तो यहां पर 3 है, इसका क्वांटिटी का रेशियो मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब दिया हुआ है कि पूरे के पूरे क्लास का जो एवरेज है वो कितना है, पूरे क्लास का जो एवरेज है, पूरे क्लास का एवरेज 59.2 है, और साथ में दिया हुआ है, और लड़कियों का औसत वजन जो है, यानी इन लड़कियों का जो औसत वजन है वो कितना है, तो 55 है, ठीक। अब आपको बताना है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा। तो देखिए बॉयज की जब बात हो रही है तो बॉयज का भी औसत वजन इतना ही होना था 59.2, क्योंकि अगर एवरेज 59.2 है तो गर्ल्स का एवरेज भी इतना ही होना चाहिए था, बॉयज का एवरेज भी इतना ही होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहां पर गर्ल्स का एवरेज थोड़ा कम हो गया तो बॉयज का एवरेज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एक्चुअली ये जब 55 हो रहा है तो 55 जो है आपके 59.2 से कितना कम है ये आपको देखना होगा। आपका जवाब होगा सर इसको अगर माइनस कर ले तो कहीं ना कहीं 4.2 कम है, लेकिन 4.2 एक वैल्यू पे कम नहीं है, ये 2 वैल्यूज पे कम है, यानी टोटल इसमें जो कमी है वो कहीं ना कहीं 2 इंटू 4.2 की है, मतलब 8.4 की कमी है। 8.4 की कमी यानी यहां 8.4 को जोड़ देना, 8.4 को जोड़ देना, क्योंकि देखिए 59.2 का एवरेज का मतलब डिविएशन के बारे में आप सोचने की कोशिश करिए कि 5 वैल्यूज है, तो 5 वैल्यूज का मतलब यहां पर पांचों वैल्यूज यानी 2 गर्ल्स और 3 बॉयज, सबका एवरेज वैल्यू 59.2, 59.2, 59.2, 59.2 और 59.2 ऐसा पांचों का होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहां 2 वैल्यूज ऐसा है जो कि 55 है और 59.2 से कम है, कितना कम है तो 4.2 कम है, तो ये 2 वैल्यूज यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 8.4 कम लेकर जाएंगे, तो बॉयज को एक्स्ट्रा 8.4 कैरी करना पड़ेगा। इस जो यहां पर एक कमी की है उसको बॉयज को एक्स्ट्रा यहां पर कवर करना पड़ेगा, और क्योंकि बॉयज 3 है तो एवरेज 59.2 है, तो इस एवरेज में इस 8.4 को बांटोगे तो कहीं ना कहीं 3 से आपको इसे काटना पड़ेगा। तो अब देखिए एवरेज कितना हो गया, एक लाइन का आंसर है। नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसमें 2.8 बस आपको जोड़ना है,
2.8 0.8 जोड़ने पर कितना 60 हो गया, 2 और जोड़ोगे तो 62 हो जाएगा एवरेज। बताइए कितना समय लगेगा आपको ये सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहां पर सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर से कैलकुलेट करें, लेकिन उसमें आपका टाइम बहुत जाएगा। मतलब कि देखिए हमें क्या दिया था कि 5 लोगों का एवरेज इतना है, तो 5 इंटू 59.2 करोगे तो टोटल आपका वेट आ जाएगा। और यहां पर गर्ल्स का जो एवरेज था वो 55 था, तो मैं इसमें 55 इंटू 2 करूंगा तो कहीं ना कहीं गर्ल्स का टोटल वेट आ जाएगा। और जब टोटल वेट आ गया, गर्ल्स का वेट आ गया, डिफरेंस लोगे तो बॉयज का वेट आ जाएगा। और बॉयज का वेट आने के बाद डिवाइडेड बाय 3 करना है, क्योंकि 3 बॉयज है 2 गर्ल्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। बट ज्यादा आसान है कि आप डेविएशन अप्रोच से सॉल्व करें, इससे फटाफट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 स्टूडेंट्स है जिसमें से 45% गर्ल्स है एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। इफ द एवरेज ऑफ द गर्ल्स इज 54 एंड दैट ऑफ बॉयज इज 46, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में दिया हुआ है 45% जो है वो गर्ल्स है, ये गर्ल्स है। और साथ में दिया हुआ है जो बॉयज है वो कितने हैं, तो बॉयज बचे हुए रहेंगे 55%, क्योंकि अगर 45% गर्ल्स है तो बॉयज बाकी बचे हुए रहेंगे। यदि लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो दिया हुआ है आपको 54, और बॉयज जो ला रहे हैं मार्क्स, लड़के जो बॉयज मार्क्स ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं 46 है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द होल क्लास। मतलब समझिए यहां पर कि अब डिविएशन लगाएं तो कैसे लगाएं। आप बस यहां पे देखिए कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है, क्वांटिटी में जो रेशियो है, क्वांटिटी की अगर रेशियो की बात करें तो 9 गर्ल्स के मुकाबले यहां पर 11 बॉयज है। कहीं ना कहीं अगर 45 और 55 का मैं एवरेज रेशियो ले लूं तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर 9 गर्ल्स थे क्लास में तो 11 बॉयज थे। इसको 40 की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एवरेज निकालने की बात हो रही है तो रेशियो में जो चीजें हैं वो कट जाती हैं। ठीक है, तो आंसर सेम आता है, क्योंकि पहले भी शुरुआती तौर पे अगर आप पूरा वैल्यू लोगे 40, बाद में जब एवरेज कैलकुलेट करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो 40 फिर से कटेगा। ठीक, अब देखिए इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बस देखा कि यहां गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है नंबर ऑफ क्वांटिटीज वो है 9:11 का। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे गर्ल्स जो है वो 54 है, बॉयज है 46। तो गर्ल्स का एवरेज मार्क्स जो है वो 54 है, बॉयज का एवरेज मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं 46 है। तो अब देखिए मैं यहां पर एवरेज कैलकुलेट करता हूं। कैसे एवरेज कैलकुलेट करना है, स्टार्टिंग में मैंने आपको डिविएशन लगा के बताया था कि एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। जब बहुत सारे एवरेज दिख रहे थे जिसमें 45 से 80 के बीच में वैल्यूज थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने 60 ले लिया था जो कि बीच का एक वैल्यू है, या आप उस टर्म्स में से कोई एक वैल्यू ले लेंगे तो ज्यादा आसान रहता है। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 11 बॉयज में सबका एवरेज 46 है, मतलब 46 46 46 इस तरीके से 11 बार आ चुके हैं। तो मान लेते हैं कि एवरेज कितना है, 46 है। पूरे क्लास का एवरेज मैंने मान लिया है, ये एज्यूम्ड मीन है कि मान लेते हैं कि पूरे क्लास का एवरेज 46 है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर 9 लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो एवरेज है, टोटल एवरेज हमने जो माना उससे 8 एवरेज ज्यादा है। तो डिविएशन लगेगा कि नहीं, 8 का डिविएशन लगेगा। यहां तो डिविएशन 0 होगा क्योंकि 46 और 46 का डिफरेंस 0 है, तो 11 वैल्यूज में डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन 9 वैल्यूज ऐसे होंगे जिसमें डिविएशन 8 का लगेगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 इतने का डिविएशन आएगा। लेकिन ये जो एवरेज है ये टोटल पूरे के पूरे क्लास का एवरेज है, पूरे के पूरे क्लास का, यानी 9 + 11 20 लोगों का एवरेज। तो इसे हमें 20 से एक बार काटना भी होगा, इतना सिंपल सा चीज। ठीक, चलिए अब इसका एवरेज बताइए कितना होगा। यहां से डिविएशन हमने लगा दिया, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 10, तो यहां से आ जाएगा 46 प्लस ये 36/10 मतलब कि 3.6 आ गया, मतलब 49.6 जो इसका एवरेज आएगा। देखिए सवाल कैलकुलेटिव नहीं होता, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पेन बस इतना ही चलाना है। ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा, आपको बस इतना सा ही पेन चलाना है, समझना है कि यहां पे चल क्या रहा है। डिविएशन बस एक बार समझते चलिए कि मैंने माना कि पूरा एवरेज मान लेते हैं 46 है। जरूरी नहीं आप 46 माने, आप 54 मान के कर सकते हैं। 54 करेंगे तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। ठीक, बाकी चीजें सेम नहीं, यहां पर बस माइनस के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि ये वैल्यू 9 कम है तो 11 में कम है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर 11 होगा, नहीं कि 8। और दूसरा वैल्यू कहीं ना कहीं यहां पर 8 ज्यादा था, कितने वैल्यूज में, 9 वैल्यूज में, तो यहां 8 × 9 हो रहा है, लेकिन यहां पर 8 × 11 होगा, ना कि 9। इस तरीके से आपको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर 46 अगर एवरेज एज्यूम हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्लस हो रहा है डिविएशन बाकी वैल्यूज में 8 जो कि 9 वैल्यूज में है, तो 8 × 9 ये नेट डिविएशन हुआ, डिवाइडेड बाय हमको ये बांटना है 20 लोगों में, तो 20 लोगों को सबको बराबर बराबर बांटना होगा, जिससे आपका एवरेज 49.6 आ जाएगा। चलिए 40 मार्क्स, 40 स्टूडेंट्स वेर फाउंड टू हैव एन एवरेज ऑफ 68
If two of the students were incorrectly entered as 48 and 64 instead of 84 and 46, then find what is the correct average. तो देखिए अब सवाल समझते हैं यहां पे हो क्या रहा है। 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है। इन 40 स्टूडेंट्स का जो एक्चुअल एवरेज था वो निकला कितना, तो 68 निकला। ठीक, इसमें एक गलती हो गई कि यहां पर दो नंबर जो सही नंबर थे उनके जगह पे क्या किया गया, तो गलत नंबर लिखे गए। दो नंबर जो सही नंबर्स थे उन सही नंबर्स के जगह पे गलत नंबर्स लिखे गए। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई ये करिए कि सही नंबर कौन सा है और गलत नंबर कौन सा। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है कि 40 का 68 था, दो विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 आ गया। मतलब 84 और 64 46 जो है इसके स्थान पर गलत नंबर ये है, मतलब गलत नंबर जो है वो है 48 और 64। किसके स्थान पे आए थे, तो किसके स्थान पे आए थे, तो आए थे 84 के स्थान पे और 46 के स्थान पे। तो ये दोनों सही नंबर है, 48 के स्थान पे 84 आ गया था और साथ में 64 के स्थान पे 46 हमने लिखा हुआ था। अब देखिए मैं यहां पे बहुत सारी चीजें जो है पहले हमने पढ़ा के रखा हुआ है उसका यूज यहां पे होगा। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। अगर सही वाला बड़ा है तो प्लस लिखेंगे, गलत वाला बड़ा है तो माइनस लिखेंगे। अब क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस जो है, इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस जो है 4 का है और यहां पर संख्या अल्टी पल्टी हो जा रही है, तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 4 इंटू क्योंकि डिफरेंस 4 था, 4 इंटू 9 होगा। मतलब यहां पे कहीं ना कहीं 36 का डिफरेंस आएगा। अब इन दोनों संख्याओं में 2 का डिफरेंस है और संख्याएं जो अल्टी पल्टी हो जा रही है, तो इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है 2 इंटू 9 का। और क्योंकि ये रॉन्ग वाला बड़ा है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत नंबर को बाहर करेंगे, सही नंबर को प्लस करेंगे। तो इस एवरेज में से जो सम निकलेगा उसमें एक्चुअली जब सही औसत निकालने की बात हो रही है, सही औसत, तो गलत वाले नंबर को क्या करना है, इस संख्याओं से बाहर हटाना है, सही वाले को अंदर लाना है। तो हमेशा ये चीजें माइनस होती है, 48 और 64 वाला वैल्यू माइनस होगा। इन दोनों का डिफरेंस 36 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या हुआ, यहां पर वैल्यूज जो है वो 36 माइनस 18, मतलब कि टोटल 2 इंटू 9 हो रहा है, जो कि है 18 का डिफरेंस। मैं इसमें से 9 कॉमन निकाल सकता हूं, तो यहां प्लस का 4, यहां माइनस का 2 है, यानी नेट 2 होगा मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी 18। और क्योंकि ये ज्यादा बड़ा वैल्यू है तो टोटल ओवरऑल प्लस होगा। मतलब इस एवरेज में मुझे क्या करना है, तो 18 जोड़ना है। ये 18 सम में डिफरेंस आ रहा है, सम में, जो कि पूरे के पूरे सभी विद्यार्थियों में ये बटेगा 40 में, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 40 होगा। तो नेट डिविएशन इस केस में 18 का आ रहा है, जो कि 40 वैल्यूज में बटेगा। चलिए, तो 68 प्लस यहां पे 0.4, ठीक है, 5 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो वैल्यूज है वो 68.45 होगा। करेक्ट एवरेज जो है 68.45 आ जाएगा। ठीक है, तो ए जो है सवाल का सही उत्तर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहां पे फॉर्मूला भी लिखा देता हूं आपको कि इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो बात मैं यहां पे कह रहा हूं ये है कि 2 डिजिट नंबर जो है इसके अगर अंकों को रिवर्स करके हम जब डिफरेंस लेते हैं तो वो होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, 9 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं 4 का है, इन दोनों में 4 और 6 में जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं 2 का है। आप सब अगर सारे वीडियो सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं तो ये सारी चीजें मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है कि जब 2 अंकों की संख्या को रिवर्स कर देते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं, दोनों डिफरेंस, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे यानी 48 और 84 का, तो डिफरेंस होता है 9 गुने डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 का, तो इसलिए 4 इंटू 9 होगा। 64 और 46 का डिफरेंस चाहिए तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 6 में जो डिफरेंस है 18, ये डिफरेंस आएगा। और क्योंकि यहां पर बड़ा संख्या जो है वो सही वाली संख्या थी इसलिए प्लस, क्योंकि यहां बड़ी संख्या जो है वो गलत वाली संख्या थी इसलिए माइनस। तो ओवरऑल जो डिविएशन है वो 18 का है और वो प्लस में है, इसलिए एवरेज में मैंने प्लस किया। लेकिन ये एवरेज है तो हम सम में वैल्यूज को नहीं छोड़ सकते, इसलिए 40 जिसमें बट रहा है उससे डिवाइड करना होता है। ओवरऑल अगर आप फॉर्मूला ही लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं इसको, करेक्ट एवरेज। ठीक है, करेक्ट एवरेज, इस तरह के प्रॉब्लम में करेक्ट एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रॉन्ग एवरेज। ठीक है, रॉन्ग एवरेज प्लस क्या करना होगा, यहां पे करेक्ट नंबर्स माइनस रॉन्ग नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स।
ठीक है, मतलब देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि करेक्ट एवरेज निकालने का फॉर्मूला है कि गलत एवरेज आप ले लीजिए, प्लस करेंगे जितने भी सही नंबर से उसको जोड़ेंगे और जितने गलत नंबर से उसको घटाएंगे, क्योंकि उसको भगाना है गलत वाले को, सही वाले को अंदर लाना है, ये हो गया। डिवाइडेड बाय जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं में ये जो सम में डिफरेंस आया वो जुड़ेगा, इसलिए यहां पर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका उत्तर यही आएगा 68.45। ठीक, यहां से जो है थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है जो बार बार एसएससी पूछ रहा है, और हर शिफ्ट में, यानी कि अगर 12 से 10 शिफ्ट में अगर एग्जाम हुआ तो 4 से 5 शिफ्ट में इस पैटर्न का सवाल आपको देखने को मिल सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 42, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स इज, एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42, द एवरेज ऑफ लास्ट 5 इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 4 इज 44, द सिक्स्थ नंबर इज 6 लेस देन फिफ्थ नंबर and 5 less than the 7th number, then find the average of the 5th and the 7th number। ठीक है, समझते हैं, लिखिए, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां से हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। 12 संख्याओं का औसत अगर 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 44 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, और 5वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके के सवाल को आप नॉर्मली सॉल्व करें तो काफी कैलकुलेटिव बनता है, लेकिन अगर आप डिविएशन जानते हैं, डिविएशन अप्लाई करना जानते हैं, तो इस तरीके का सवाल बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि हमें दिया है कि 12 नंबर्स जो है, 12 नंबर्स का औसत जो है वो कितना है, तो 42 है। इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट कि लास्ट 5 जो नंबर्स है इसका एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 40 है, और दैट ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स जो है, यानी पहले 4 जो नंबर्स है उसका एवरेज दिया हुआ है 44, और लास्ट 5 नंबर्स जो है उसका एवरेज आपको कहीं ना कहीं दिया हुआ है 40। ठीक है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, पहली 4 संख्या का आपको औसत दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है अब कुछ वैल्यूज यहां से जो बच गई हैं। अब क्या क्या बच गई, देखिए पहले की 4 संख्या अगर है और आखिरी की 5 संख्या है, तो इसके बाद 5वीं संख्या एक रहेगी, 5th नंबर, 6th नंबर एक रहेगा और 7th नंबर एक रहेगा। तो 3 नंबर्स यहां पे छूट गए। इन 3 नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया है, 6th नंबर से 6 लेस देन द 5th एंड 5 लेस देन दी 7th। तो अगर मैं 6th नंबर को x ले लेता हूं, ये 5वीं नंबर से 6 कम था, यानी 5वीं नंबर जो है कहीं ना कहीं x प्लस 6 हो जाएगा, और 7वीं नंबर से 5 ज्यादा था, 5 कम था, यानी कि 7वीं नंबर जो है x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5वीं और 7वीं का औसत। तो 5वीं संख्या क्या है, x प्लस 5, और 7वीं संख्या क्या है, तो x प्लस 7 है, मतलब x प्लस 6 और x प्लस 5 है ना, x प्लस 6 और x प्लस, ये x प्लस 6 है और ये x प्लस 5। तो जो एवरेज होगा इन दोनों का कहीं ना कहीं x प्लस 5.5 होगा, क्योंकि अगर मैं x को एवरेज मान लूं तो एक 5 ज्यादा है, दूसरा 6 ज्यादा है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5.5 आएगा। तो 5वीं संख्या जो है x प्लस 5 थी, x प्लस 6 थी, और 7वीं संख्या जो है कहीं ना कहीं x प्लस 5 है। तो दोनों का जो एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं x प्लस 5.5 होगा। मतलब मेरा काम यह है कि अल्टीमेटली मैं क्या निकालूं, तो x प्लस 5.5 निकालूं। ठीक है, यही है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 3 नंबर जो छूट गए ये है, ये 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स के सम की मैं बात कर रहा हूं, इन 3 नंबर्स के सम की मैं बात कर रहा हूं। तो सम है x प्लस 5 प्लस x प्लस x प्लस 5, मतलब 3x प्लस 11। जो x के टर्म्स में हमने वैल्यू लिया, इन तीनों का सम कितना है, तो x प्लस 3x प्लस 11 है। अब डिविएशन को याद करने की कोशिश करिए। मैंने यहां पर तीनों का वैल्यूज x के टर्म्स में जब निकाला तो सम आया x प्लस 6, x और x प्लस 5। डिविएशन को याद करने की कोशिश करेंगे तो मैंने ये कहा था कि सारे वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज भी 42, ये भी 42 बन जाएगा, ये भी 42 बन जाएगा, ये भी 42 बन जाएगा, और इसका एवरेज भी 42 बन जाएगा। इस एवरेज का 42 अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब यही होता है कि सारे के सारे वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज दिए वो सारे के सारे 42। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो क्या रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब कि इस हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा नंबर तीनों के तीनों 42 प्लस 42 प्लस 42 है, मतलब कहीं ना कहीं 126 है, 126 है। ठीक, लेकिन आप देखेंगे कि पहले के 4 नंबर्स में ये इस 42 से प्लस 2 लेकर चले गए, मतलब एक्स्ट्रा 2 लेकर गए, 4 वैल्यूज, तो 4 इंटू 2 यानी 8 एक्स्ट्रा लेकर गए। तो यहां पर कहीं ना कहीं माइनस का 8 इन लोग को सफर करना पड़ेगा। इसकी अगर बात करते हैं तो ये -2 लेकर गया, और -2 5 वैल्यूज में, यानी कि टोटल माइनस का 10 लेकर गए आखिरी के 5 वैल्यूज। तो यहां पर एक्स्ट्रा प्लस 10 लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच के छूटे हुए वैल्यूज। मतलब अल्टीमेटली देखें तो क्या हुआ, माइनस का 8 और प्लस का 10, यानी प्लस का 2 हो रहा है, 128।
इस 11 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब 3x का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आ रहा है 117 का, मतलब x जो है वो कितना हो गया 39 हो गया। अगर x 39 है तो हमें निकालना था x प्लस 5.5, क्योंकि पांचवी संख्या जो है कहीं ना कहीं बन जाएगा x प्लस 6 और छठी संख्या जो है सातवीं संख्या जो है कहीं ना कहीं x प्लस 5, तो एवरेज यही होगा, मतलब इसका एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 44.5 आएगा बी जो है, यानी कि पांचवी संख्या और छठी संख्या का सातवीं संख्या का जो एवरेज है वो 44.5 आएगा, क्योंकि x आ गया ना, x आ गया तो आप पांचवी संख्या निकाल सकते हो x प्लस 6, सातवीं संख्या भी निकाल सकते हो x प्लस 5। अब इससे जब पांचवी और सातवीं संख्या आ गई तो निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा एवरेज। देखिए इस अप्रोच से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन कम रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, इससे भी फॉर्मूले से आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 12 वैल्यूज का सम है, आपके पास पहले के 4 वैल्यूज का सम है और लास्ट के 5 वैल्यूज का सम है। तो जब आप 12 वैल्यूज के सम में से पहले के 4 और आखिरी के 5 का डिफरेंस ले लेंगे तो जो बीच की संख्या बचेंगी, जो वैल्यू आएगा वो 5th और 6th और 7th वैल्यूज होंगे, जिसको आप 3x प्लस 11 से इक्वेट कर सकते हैं। उस केस में भी वैल्यू 128 ही आएगा और आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो सॉल्व करना है वो सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 80, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 74। तो 13 नंबर जो है इसका एवरेज कहीं ना कहीं क्या है तो 80 है। इसमें से बोला कि पहले के 5 नंबर जो है फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज जो था वो 74.5 था। नेक्स्ट 5 यानी कि इसके बाद के नेक्स्ट 5 की नंबर्स की बात हो रही है तो ये हो गया 82.5 का, और साथ में बोला गया कि यहां से अब पहले 5 और दूसरे 5 हो गए तो अब क्या बचेगा, 11वां नंबर बचेगा, 12वां नंबर बचेगा, 11th 12th एंड 13th नंबर बचेगा। तो ये 3 नंबर के बारे में क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 11th नंबर इज 6 मोर देन 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 6 लेस देन दी 13th नंबर। तो 11वां नंबर 6 ज्यादा है इससे, मतलब अगर मैं इसे x लूं तो 11वां नंबर x प्लस 6 होगा, और साथ में दिया हुआ है कि 12वीं नंबर 13वीं नंबर से 6 कम है, मतलब ये वाली नंबर इससे 6 ज्यादा हो जाएगी, x प्लस 6 हो जाएगी। ठीक, अब एवरेज निकालना था हमें 11वीं संख्या और 13वीं संख्या की। तो 11वीं संख्या क्या है तो x प्लस 6, 13वीं संख्या क्या है तो 13वीं संख्या भी x प्लस 6 ही है। तो इन दोनों का जब एवरेज निकालोगे तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो x प्लस 6 ही होगा, मतलब हमें जो वैल्यू निकालना है वो x प्लस 6 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब डिविएशन लगाने की कोशिश करते हैं। डिविएशन लगाने का मतलब आप क्या करेंगे, सम निकालेंगे किसका किसका, तो 11, 12 और 13 नंबर्स का सम निकाल लेते हैं। 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर को सम निकालोगे तो 3x प्लस 12 आएगा कहीं ना कहीं इसके वैल्यू से, क्योंकि x प्लस 6 x है, x प्लस 6। डिविएशन कैसे लगाना है तो ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर लिया। एक बार और मैं बता देता हूं कि डिविएशन का मतलब अगर ये एवरेज 80 है तो इसका भी 80 होना है, इसका भी 80 होना है, ये वैल्यू भी 80, ये वैल्यू भी 80, ये वैल्यू भी 80 होना है, मतलब कि ये तीनों वैल्यूज का सम जो है वो कहीं ना कहीं 240 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले के 5 वैल्यूज ने कुछ कम लेगा और अगले 5 वैल्यू में थोड़ा ज्यादा लेगा। तो पहले के 5 वैल्यू कितना कम लेगा, आप कहोगे 5.5 कम लेगा। तो अगर यहाँ पे ये 5.5 कम ले गया, ये 2.5 ज्यादा ले गया, तो यहां पर इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि अगर ये 5.5 कम ले जा रहा है तो यहाँ पे 5.5 ज्यादा ले जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं 5 वैल्यूज है, और ये 2.5 है तो यहाँ पर 2.5 माइनस होगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर 2 बार 5 मल्टीप्लाई करके लिखने से बढ़िया ये है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको 5 को कॉमन निकाल के एक बार लिख सकते हैं कि वैल्यू, इस 5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से और डायरेक्टली 2.5 से माइनस करने के बाद 5 को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा आपका 240 प्लस का 3 इंटू 5 होगा, ये मतलब कि 15 हो गया। तो एक्चुअली जो वैल्यू है 3x प्लस 12, इस 12 को उधर भेजोगे तो 15 से कटेगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, मतलब 3x का वैल्यू है 243। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 81 है। x का वैल्यू 81 है तो एवरेज हमको जो निकालना था वो 13वां वैल्यू और 11वें वैल्यू का निकालना था, जो कि दोनों के दोनों x प्लस 6, ये भी x प्लस 6, मतलब एवरेज जो होगा कहीं ना कहीं 81 प्लस 6 यानी कि 87 उत्तर हो जाएगा। सी इस सवाल का सही उत्तर है। क्लियर। दूसरा तरीका यही है कि आप सबका सम निकालते चले जाएं, 13 का सम आ जाएगा क्योंकि 13 का आपके पास नंबर भी है और साथ में साथ 13 का आपके पास यहां पर एवरेज भी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सम आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका सम आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका सम आ जाएगा। अब पहले वाले सम में से दूसरे और तीसरे का सम घटा दो तो इन तीनों का सम ही बचेगा, क्योंकि पहले वाले सम में 13 के 13 नंबर है
और दूसरे और तीसरे वाले सम में पहले के 5 और अगले के 5 नंबर है, मतलब बचा हुआ जो वैल्यू बचेगा वो 11वां 12वां और 13 नंबर का सम बचेगा, जो कि कहीं ना कहीं यही आएगा 240 प्लस 15 यानी कि 255 आएगा। ठीक, उसके बाद आप ये 3x + 12 से इक्वेट करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50। तो 11 रिजल्ट्स का एवरेज आपको दिया हुआ है 50 है, 11 रिजल्ट्स का एवरेज दिया हुआ है 50 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, पहले जो 6 नंबर है इसका एवरेज कहीं ना कहीं 49 है, और लास्ट के जो 6 नंबर है यहां पे इसका एवरेज जो है कहीं ना कहीं 52 है। तो आपको निकालना है 6th नंबर क्या है। तो देखिए यहां से ना थोड़ा सा अब यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये जो केस है किसका है, ओवरलैपिंग केस है। ये पिछला वाला जो केस था इसमें क्या हो रहा था कि कुछ वैल्यूज छूट जा रहे थे, यहां पर वैल्यू छूट जा रहे थे, तो इसमें से पहले वाले वैल्यू में से हम बाकी दोनों को माइनस कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है कि अब ये जो वैल्यू आएगा इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब जब एवरेज 6 नंबर की बात हो रही है तो 6 नंबर जो है वो भी अगर 50 होना चाहिए था, लेकिन 50 होगा नहीं, क्योंकि ये जो है पहला वाला ये -1 लेकर जा रहा है 6 वैल्यूज में, तो इसका -6 होगा, और ये जो वैल्यू है यहां पर 2 एक्स्ट्रा लेकर जा रहा है, तो यहां पर 6 वैल्यूज है इसलिए यहां पर प्लस का 12 होगा, तो टोटल 56 इसका उत्तर हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि पिछले वाले वैल्यूज में जब यहां पर कोई वैल्यू कम लेकर जा रहा था तो हम यहां पर उसको एक्स्ट्रा जोड़ रहे थे, यानी साइन ऑपोजिट करके लिख रहे थे। यहां पर अगर कोई वैल्यू कम लेकर ज्यादा लेकर जा रहा है तो उसको, यानी 2.5 ज्यादा लेकर गया तो यहां पे माइनस का 2.5 करना पड़ रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा है कि अगर ये वैल्यू 1 माइनस लेकर गया तो यहां पर आपको 6th वैल्यू माइनस का 1 ही होगा, और अगर यहां पर कोई वैल्यू 2 ज्यादा लेकर जा रहा है तो यहां पर वैल्यू प्लस का 2 रहेगा। इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उत्तर तो 56 से आप समझ ही चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जब पहले 11 नंबर्स की बात हुई तो ये सारे नंबर्स का एवरेज जो वो कहीं ना कहीं 50 दिया हुआ था, तो आप यहां पर 11 × 50 लिखकर लिख सकते हैं कि टोटल वैल्यू क्या है 550। जब फर्स्ट 5 नंबर्स की बात हो रही है तो यहां से लेकर यहां तक गया, तो 6 × कितना हुआ तो वो 49 हुआ, जो कि कितना आया तो 294 आया। जब लास्ट वैल्यूज की बात हो रही है, यानी पीछे से हम आ रहे हैं 6 नंबर, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, इन 6 नंबर्स की जब बात हो रही है तो एवरेज 52 है, मतलब कितना हुआ तो 312 हुआ। अब आप खुद ही बताइए कि यहां पर जब डबल काउंटिंग हो गया तो अब आप इस वैल्यूज में से इसको माइनस करेंगे तभी तो आंसर आएगा, क्योंकि पहले वाले 6 को और आखिरी वाले 6 को जोड़ने पर 11 के 11 नंबर एक बार काउंट तो हुए, लेकिन 6th नंबर 2 बार काउंट हो गया, इसलिए जब 11 नंबर के एवरेज का सम निकालकर जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6th नंबर। ऐसे केस में जो डिविएशन हो रहा है वो एज इट इज यहां 6th वाले वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगर प्लस का डिविएशन है तो प्लस करना, माइनस का डिविएशन है तो माइनस करना। लेकिन जब ऐसा केस है पिछले वाले केसेस में जहां पर ओवरऑल वैल्यू 80 था, यहां पे कुछ माइनस हुआ और यहां पे कुछ प्लस हुआ, और बात हम रिमेनिंग वाले का कर रहे हैं जो कि काउंट ही नहीं हुआ, डबल काउंट नहीं हुआ, सिंगल काउंट भी नहीं हुआ, ऐसे केस में जो वैल्यू कम हो रहा है उस वाले केस में प्लस करना होता है इन 3 वैल्यूज के लिए, और जो वैल्यू बढ़ रहा है उसके लिए आपको माइनस करना होता है। ठीक, चलिए आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 68.5 फॉर न्यू स्टूडेंट्स हैविंग द वेट ऑफ 72.2 70.8 kg 70.3 kg and 66.7 kg joined the class and the overall average of the students increased by 300 grams. Find the number of students in the class initially. देखिए यहां दिया हुआ एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार जो था वो कहीं ना कहीं 68.5 था। यदि इसमें 72.2 kg 70.8 kg 70.3 66.7 kg भार वाले 4 नए विद्यार्थी आ जाते हैं तो कक्षा में दाखिला लेते हैं तो क्या होता है कि विद्यार्थियों का जो औसत भार है वो कहीं ना कहीं 300 ग्राम से बढ़ जाता है। तब ज्ञात करें कि शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे। देखिए इस सवाल को भी आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको डिविएशन समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एवरेज कितना था तो 68.5। एक व्यक्ति आया 72.2 kg वाला, एक व्यक्ति आया 72.2 kg वाला, एक व्यक्ति आया 70.8 kg वाला, एक आया 70.3 kg और एक आया 66.7 kg वाला। ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स 4 जुड़ गए। अब देखिए कि इसमें डिविएशन क्या हो रहा है। पहले वाले के डिविएशन की अगर मैं बात करूं यहां से तो ये एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। अगर ये 0.5 होता तो 4 kg बढ़ता, लेकिन 3 कम है तो 3.7 kg एक्स्ट्रा लेकर आया। ठीक, इसकी बात करूं तो 2 kg
और 3 kg हो रहा है, मतलब 2.7 kg एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, 2.3 kg सॉरी 2.3 kg एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। तो तीसरे वाले बच्चे की बात करें 70.3 है, 70.3 की अगर मैं बात करूं तो अगर यहां पर आपका जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अगर 70.3 की जगह अगर 70.5 होता तो पूरा का पूरा 2 बढ़ता, लेकिन 2 कम है, यानी यहां पे कहीं ना कहीं जो वैल्यू बढ़ रहा है वो 1.8 बढ़ रहा है। अगला वैल्यू कम है तो कितना कम है, अगर देखिए यहाँ 68.5 है, ये 66.5 होता तो कहीं ना कहीं 2 kg कम होता, लेकिन 60.5 से 66.5 से 0.2 ज्यादा है, मतलब यहाँ 1.8 कम होगा। अब हम क्या करेंगे, इस डिविएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 1.8 और 1.8 कट गया, इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो प्लस 6 kg बढ़ रहा है। ये 6 kg जो है पूरे के पूरे लोगों में जब बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे लोगों में यानी n बढ़ जाएगा n तरीके से, यानी कि देखिए ये तो सम में डिफरेंस है, तो पूरे के पूरे अब जितने बच्चे हो गए, इन चारों को जोड़ने के बाद जितने बच्चे हो गए वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पहले जितने बच्चे थे प्लस 4। ठीक, तो अगर ये मान लेते हैं कि अब n बच्चे हैं तो इसको n से डिवाइड करने पर 300 ग्राम बन रहा है। 300 ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो कहीं ना कहीं 0.3 आएगा। तो अगर n का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, n बराबर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.3। 0.3 से काटोगे तो कहीं ना कहीं 20 स्टूडेंट्स आ रहा है, 20 स्टूडेंट्स। मतलब देखिए मैं यहां कर ही क्या रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये एवरेज में डिफरेंस है, ये एक्चुअली सम में डिफरेंस है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मतलब पहले अभी यहां पर अगर 20 स्टूडेंट्स है तो अब पहले कितने बच्चे थे उसमें 4 ज्यादा हो गए, यानी ये स्टार्टिंग में अगर x बच्चे थे उसमें 4 बच्चे जोड़ने के बाद इतने हुए, यानी स्टार्टिंग में जो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कहीं ना कहीं 16 हो जाएंगे। यही उत्तर होगा, क्योंकि देखिए ये जो बटने के बाद हुआ ये 4 बच्चे आने के बाद हुआ, मतलब कहीं ना कहीं अभी पहले स्टार्टिंग में जो बच्चे थे वो x + 4 रहे होंगे, मतलब पहले 16 बच्चे होंगे। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, यहां पे दिया हुआ है there are 3 numbers such that the average of any two of them when added to the third number the sum obtained are 168, 174 and 180. What is the average of the original 3 numbers? 3 संख्या ऐसी है कि यदि उसमें से किसी 2 का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या जो होती है वो क्रमशः 168, 174 और 180 हो। तो औसत क्या है तीनों संख्या का हमें ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको दिया हुआ है कि आपने क्या किया, 2 नंबर का औसत लिया और तीसरे नंबर में जोड़ा तो वैल्यू कितना आया, तो 168 आया। तो 3 नंबर है ए बी सी, इसमें फिर बाकी 2 नंबर्स को जोड़ा, औसत लिया और इसमें जो 1 नंबर छूट गया उसको जोड़ा तो यहां पर 174 आया। एक और बार हमने क्या किया, 2 नंबर को जोड़ा, यानी कि सी और ए जो बच गए थे उनको जोड़ा, इसका औसत लिया और इसके बाद जो छूटा हुआ नंबर था बी, इसमें जोड़ा तो तीसरा नंबर आया 180। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों संख्या का एवरेज क्या ये निकालिए, तो क्या करना है, तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 6 कर देना है। मतलब 168 प्लस 174 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 6 करोगे, यही आपका एवरेज हो जाएगा ए बी सी का। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए इसका वैल्यू कितना है, 8 और 4 जोड़ोगे 12 आएगा, एक कैरी फॉरवर्ड, तो यहां पर बन गया ये 7 प्लस 7 14 प्लस 8 करोगे तो 22 आ रहा है, 2 और 2 आगे बढ़ गया, मतलब 2 और 3 यानी 5 आ रहा है। 5 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 522 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा आपका 48 से, 48 के बाद 42 आ रहा है, यानी 87 कहीं ना कहीं जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 87 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा हो क्यों रहा है, अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि जैसे आप यहां पर जोड़ेंगे इन सभी वैल्यूज को, एक बार जोड़ लेते हैं तो आप देखिए जब इन तीनों को जोड़ा जाए तो सी एक बार, ए एक बार और बी एक बार, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ गया, करेक्ट, तीनों को जोड़ेंगे। अब यहां पे ए और ए 2 बार है, ये जो एवरेज वाले पार्ट में ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर, मतलब 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, और इन सब का आधा आधा जोड़ रहे हैं। मतलब 2 बार ए लेने के बाद उसका आधा किया तो कितना बचा, ए बचा। 2 बार बी को जोड़ने के बाद उसका भी आधा करोगे तो बी बचेगा। 2 बार सी लेने के बाद उसको आधा करोगे तो फिर से सी बचेगा, यानी कुल मिला के ए बी सी जो है ये पूरा का पूरा 2 बार है। तो यहां पर जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्वाइस ए बी सी के बराबर है। ये किसके बराबर था, ये 2 टाइम्स ए बी सी के बराबर था। और क्योंकि जब एवरेज की बात हो रही है तो एवरेज क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 3 होता है। 3 वैल्यूज है तो 3 वैल्यू का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 3 करना है। मतलब यहां जो वैल्यूज आया उसका पहले आधा करना होगा तब जाके a प्लस बी प्लस सी आएगा, और उसका 1/3 करना पड़ेगा तब जाके एवरेज आएगा। मतलब कि कुल मिला के क्या करना है, इन सब का 1/6 करना है, तो वही मैंने यहां किया है। डायरेक्टली इसका जोड़ो और डिवाइडेड बाय 6 कर दो तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 different positive numbers are written in ascending order. 1/3 of the average of the 4 is 19 less than the greatest number. If the average of the first 3 numbers is 12, then find the greatest number among them. ठीक है, 4 अलग अलग धन संख्याएं हैं, आरोही क्रम में लिखे जाते हैं। सभी चारों संख्याओं का औसत जो है 1/3 है। इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से जो है 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, तो आपको बताना है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या। तो देखिए, मान लेते हैं ए जो है इससे बड़ा बी है, इससे बड़ा सी है, इससे बड़ा डी है। 4 संख्या इस तरीके से दी हुई है। इसके बाद बोला कि 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द ऑल 4 नंबर्स। तो पूरे चारों नंबर्स का जो एवरेज है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो एवरेज है, ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4, ये इसका एवरेज होगा। इसका जो 1/3 है, ठीक है, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ, यानी कि इसका जो 1/3 है ये 19 लेस देन है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ऑल, मतलब कि ये 19 लेस देन है, डी से 19 कम है, ये दिया हुआ है ना। तो 1/3 चारों संख्या का औसत का 1/3 इन सभी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में से आपका 19 कम है। अब दिया हुआ है पहली 3 संख्या का औसत जो है वो 36 है। मतलब अगर पहले 3 संख्या a प्लस बी प्लस सी जो है इसका औसत जो है वो कहीं ना कहीं 12 है, सॉरी 12 है, तो 36 क्या होगा, इनका सम हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो a प्लस बी प्लस सी है, इस a प्लस बी प्लस सी को मैं हटा सकता हूं। यहां से a प्लस बी प्लस सी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं 36 लिख सकता हूं, 36 लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का एवरेज 12 था, तो इसका सम जो है वो कहीं ना कहीं 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 36 या 3 को उधर भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं, या फिर इस 36 को अगर पूरी तरह से ब्रैकेट हम खोल दें तो कहीं ना कहीं ये 12 बन जाएगा, सॉरी 3 बन जाएगा। 36 को काटने पर 3 प्लस ये डी बाय 12 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू डी माइनस ऑफ 19 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। यहां से सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। अगर मैं 19 को इधर लेकर आऊं तो कहीं ना कहीं 22 आ जाएगा, 3 प्लस 19। इस d बटे 12 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो d माइनस डी बटे 12 होगा, मतलब कहीं ना कहीं d माइनस डी बटे 12 का वैल्यू 11 d बटे 12 आ जाएगा। 11 से काटने पर 2 आ रहा है, मतलब d कितना हो गया, तो 24 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो है वो कहीं ना कहीं 24 है। सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। Average age of 30 students in a class is 15. 6 students in this class have an average of 16 years. Then find the average of the remaining 24. एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनमें से 6 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है तो शेष 24 छात्रों का क्या एवरेज होगा। तो टोटल देखिए, कक्षा में जो छात्र हैं वो 30 छात्र हैं। 30 छात्रों में बताया गया कि इसमें से 30 छात्रों का जो औसत था वो कितना था, 15 ईयर्स था, 15 ईयर्स। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां डिविएशन ही लगाएंगे। यहां पर भी 30 स्टूडेंट्स जो है इनका जो एवरेज था वो कितना था, एज वो था 15 ईयर्स था, 15 साल था। इसमें से जो 6 बच्चे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स का जो औसत एज है वो कितना है, तो 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स है। अब रिमेनिंग 24 स्टूडेंट्स का एवरेज क्या होगा ये हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यहां लगाइए डिविएशन। मैं मान लेता हूं कि यहां पर भी एज 15 होना चाहिए था, तो यहां पर भी एज 15 ही होगा। सबका एज 15 तो शांति रहती कि इसका भी एज 15 है, इसका भी एज 15 है। लेकिन हुआ क्या कि 6 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं 15 से 1 ज्यादा ले गए एज, क्योंकि अगर ये 15 से 1 ज्यादा ले गए तो ऐसे 6 व्यक्ति थे, तो 6 बच्चे थे, तो यहां पर इस 6 का नुकसान बाकी 24 लोगों को भरना पड़ेगा। तो अगर यहां पर 6 कम हो रहा है तो ये सम में कम हो रहा है, और यहां पर हमने जो 15 लिखा है कहीं ना कहीं एवरेज में है। तो 24 लोगों में ये 6 का नुकसान बटेगा, तो यहां पर 24 डिवाइड कर लेते हैं, यही है आपका डिविएशन। तो अगर मैं इसको 1/4 लिखूं तो कहीं ना कहीं इस 15 में से मैं 14 को एक साथ लिख लेता हूं, 14 साल को, और 1 साल को आगे भेज देते हैं। तो 1 माइनस 1/4 हो रहा है। 1 माइनस 1/4 का मतलब कितना हो गया, 3/4 हो गया। और 3/4 ईयर का मतलब क्या हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना महीना होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3/4 साल में 3/4 गुणे 12 महीने होंगे। 4 से काटने पर ये 3 बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर जो है 9 मंथ्स और बन रहे, मतलब 14 ईयर्स एंड 9 मंथ्स जो है सवाल का सही उत्तर है। जितने लोगों यहां पे डी उत्तर आ रहा है, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहां से अगला सवाल देखते हैं। यहां दिया हुआ है एवरेज ऑफ राकेश एंड मनोज। यहां पे 2 व्यक्ति है, राकेश और मनोज। इनका जो एवरेज एज है ये कहीं ना कहीं कितना है, तो 15 साल है। फिर मनोज और अजय का जो एवरेज एज है ये आपका दिया हुआ है कहीं ना कहीं 12 साल है। और राकेश और अजय का जो एवरेज एज है ये कहीं ना कहीं आपको दिया हुआ है 13। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसमें से मनोज का एज क्या होगा।
तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे क्या करना है। सिंपल सी बात है, आपको कुछ करना नहीं है। जिसमें जिसमें मनोज दिखा, इसमें दिखा मनोज और इसमें दिखा मनोज, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 15 और 12 को जोड़ दूंगा। मुझे यहाँ पर मनोज नहीं दिखा तो मैं इस 13 को यहाँ पे घटा दूंगा। तो वैल्यू कितना है भाई, 15 + 12 करोगे तो कहीं ना कहीं 27 माइनस का 13 करोगे तो 14 साल जो है ये मनोज का एज है। ठीक, सिंपल शॉर्ट ट्रिक है, ये भी स्टैंडर्ड पैटर्न है और ये कई बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, आगे भी आने का चांस रखता है। यदि राकेश और मनोज का आयु जो था 15 साल था औसत आयु, मनोज अजय का 12 था और राकेश अजय का 13 था, तो मनोज का आयु निकालना, तो जिसमें जिसमें मनोज है, यानी कि इसमें था 15 वाले में, इसमें भी मनोज था 12 वाले में, लेकिन इसमें नहीं था, तो जिसमें मनोज है 15 और 12 उसको जोड़ दीजिए, जिसमें मनोज नहीं है 13 उसको घटा दीजिए, 14 साल जो है वो मनोज का एज हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए राकेश 2 बार, मनोज 2 बार, ए 2 बार, तो मतलब कैलकुलेट करोगे तो r + m + a 2 बार आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाय 2 नीचे है तो ये कट जाएगा। तीनों को जोड़ने पर कहीं ना कहीं ये 15 और 12 27 + 13 करोगे तो 40 आ रहा है, 40, 2 कट गए। अब यहां से आपको किसका एज निकालना था, m का एज निकालना, तो अगर m चाहिए तो मुझे यहां से r और a वाले को हटाना पड़ेगा। तो आप खुद ही बताइए, यहां से आपका r और a का वैल्यू आ जाएगा कि r + a कितना है, r + a है 26 और r + m + a जो है वो 40 है। तो r और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 26 + m लिख सकता हूं। अगर 26 + m इसके बराबर है तो m बराबर 14 हो जाएगा, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है तो शॉर्ट ट्रिक्स कहां लगाना है ये सीख लीजिए। जब 2 व्यक्तियों का एवरेज करके 3 व्यक्तियों का एवरेज दिया हुआ है, एक एक को छोड़ के, वहां से अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एवरेज निकालना है तो डायरेक्टली क्या करोगे, इन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, यानी कि उन सभी को जोड़ना है कि जिसमें m था उन दोनों को जोड़ना है और एक वैल्यू को घटा देना। साथ ही साथ अगर सवाल में ऐसा पूछ ले कि तीनों का एवरेज बताइए क्या है, तो तीनों का एवरेज निकालने का तरीका क्या है कि तीनों को जोड़ के आप यहां से डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए। क्योंकि देखिए अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो वैल्यू क्या आ रहा है, तीनों का सम आ रहा है, और तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो तीनों का इकट्ठा एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, 35 स्टूडेंट्स थे किसी हॉस्टल में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज्ड बाय 7 then the expense of the mess is increased by 42 per day. What is the average expenditure per head and the average expenditure per head diminishes by 1 rupees. Find the original expenditure of the mess. ठीक है, एक हॉस्टल में क्या है तो 35 बच्चे, 7 छात्र आ जाते हैं, तो मेस में प्रतिदिन जो है वो 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपए कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इस सवाल को समझते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि एक 35 स्टूडेंट्स थे, 35 स्टूडेंट्स थे किसी हॉस्टल में। ठीक है, और इसमें बोला गया कि जब 7 स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं, जब 7 स्टूडेंट्स और बढ़ जाते हैं मतलब स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 42 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इस वक्त जो एवरेज एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंसेस 42 रुपीज से बढ़ जाता है। कितने से बढ़ जाता है, तो +42 रुपीज से एक्सपेंस बढ़ जाता है। लेकिन एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड की जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 1 रुपए से कम हो जाती है। मतलब अगर यहां पर एवरेज जो था, यहां पर अगर एवरेज जो था वो x रुपया का हो रहा था, तो यहां पर जो एवरेज हो रहा है वो x - 1 रुपया का हो रहा है। ठीक, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मैक्स। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो है, अब देखिए सम बराबर क्या होता है, तो सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर, यही होता है। मतलब शुरुआती तौर पे जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा था वो 35 मल्टीप्लाइड बाय x 35x हो रहा था, और सवाल में हमसे यही निकालने को कहा गया। बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर जब x - 1 हो गया एवरेज, तो 42 × x - 1 हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है, मतलब डिफरेंस है, वो कहीं ना कहीं 42 का है। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 42 x - 1 जो कि बाद में इस तरीके का एवरेज हुआ, वो कब हुआ, जब 35x का पहले का हमारा जो एवरेज सम था, 35 × x का जो हमारा सम था, इसमें 42 रुपए और बढ़ाने पर। क्यों, क्योंकि आपको दिया गया है कि यहां पर एवरेज तो कम हुआ x 1 से, लोग जो है वो 42 हो गए, तो सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर होता है। तो पहले जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा था वो 35 × x आ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, 42 रुपए से खर्च बढ़ गया, तो इसमें 42 रुपए जोड़ देते हैं, और बाद का जो खर्च है वो कहीं ना कहीं 42 × x - 1 होगा। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए कहीं ना कहीं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 42x माइनस का 42 है बराबर 35x होगा,
और प्लस का 42। अब देखिए थोड़ा स्मार्टली देखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना था, आपको डायरेक्टली यहां पर ये 35x को इधर ले जाना था। तो देखिए 42 और 35 माइनस करोगे तो 7x आएगा। ये 42 को दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं जुड़ेगा तो 84 हो जाएगा। मतलब x बराबर क्या है, x बराबर 12। अब सवाल ये नहीं था कि आप बताइए x का मान क्या, आपसे पूछ रहा था कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था मेस का, प्रारंभ में कुल खर्च कितना हो रहा था ये निकालना था। तो x बराबर मैंने लिख दिया 12। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 35 कर लेते हैं, 35 मल्टीप्लाइड बाय 12। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 210 होता है, इसका दुगुना है, मतलब कहीं ना कहीं 420 रुपीज जो है इतना खर्चा हो रहा था पहले का। ठीक, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दो चीजें और इंपॉर्टेंट जो हमें सीखना है वो है बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज। ठीक है, देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स फॉर अ बैट्समैन, ही स्कोर्स 90 रन्स इन द 12th इनिंग्स एंड हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 5 रन्स। व्हाट इज हिज करंट एवरेज? तो देखिए यहां दिया हुआ है एक बल्लेबाज जो है वो 11वीं पारी में क्या बनाता है, तो औसत बनाता है। 11वीं पारी में कुछ उसका औसत होता है, 12वीं पारी में 90 रन बनाने पर उसका जो औसत है वो 5 रन से घट जाता है। तो अब बताना है कि उसकी औसत कितनी है। तो देखिए यहां पर जब क्रिकेट की बात हो रही है तो कुछ टर्म्स लिखना जरूरी है। तो फटाफट मैं आपको ये टर्म्स बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार क्रिकेट के ऊपर प्रश्न आया है और आगे भी आने के चांसेस रखता है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं आप लोग को पता होगा, लेकिन जो लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं उन लोग को शायद ये चीजें पता नहीं होगी। तो यहां पर फटाफट हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बैटिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज का मतलब है बल्लेबाजी का औसत। ये होता है नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड। ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे कि बल्लेबाजी का जो औसत है वो क्या होता है कि एक बल्लेबाज कितने रन बनाता है, डिवाइडेड बाय कि बल्लेबाज कितने इनिंग्स खेला, ये होता है बैटिंग एवरेज। सेकेंड होगा भाई बॉलिंग एवरेज, यानी गेंदबाजी का औसत। बॉलिंग एवरेज जो है ये होता है कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रन्स गिवन। ठीक है, यानी गेंदबाज कितने रन देता है बटे में कितने विकेट लेता है इतने रन देने के लिए, नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। ठीक है, अब आप खुद बताइए कि यहां पर बेहतर बल्लेबाज और बेहतर गेंदबाज का निर्णय कैसे होगा। आप लोग देख रहे हैं यहां बल्लेबाज जो है वो जितने रन बनाता है डिवाइडेड बाय जितने इनिंग्स खेला। ठीक, इससे बल्लेबाज का औसत निकलता है। मतलब जितना ज्यादा औसत होगा उतना ही ज्यादा बल्लेबाज रन बनाएगा और उतने ही कम इनिंग्स खेलेगा, क्योंकि अगर बल्लेबाजी का औसत बढ़ रहा है ये दो तरीके से बढ़ सकता है, इनिंग्स कम खेले और रन ज्यादा बनाए, है ना। तो आपको ये समझना है कि बल्लेबाज वो बेहतर होता है जिसका बल्लेबाजी का औसत ज्यादा बड़ा होता है, यानी बल्लेबाज अगर ज्यादा एवरेज रखा है तो वो बेहतर बल्लेबाज कहलाता है। लेकिन बॉलिंग एवरेज में उल्टा होता है, ज्यादा एवरेज मतलब खराब गेंदबाज, कम एवरेज यानी बेहतर गेंदबाज। क्यों? क्योंकि यहां एवरेज निकल रहा है, बॉलिंग एवरेज कि कितने रन्स दे रहा है एक बॉलर डिवाइडेड बाय कितने विकेट्स ले रहा है। अब सपोज करिए कि 50-50 कोई रन दे रहा है एक एक विकेट लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग एवरेज तो बहुत खराब हो गई। अगर किसी बॉलिंग एवरेज अगर 10 है, इसका मतलब हर एक विकेट 10-10 रन देने पर एक एक विकेट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। तो जितना कम बॉलिंग एवरेज होगा उतना बेहतर बॉलर होगा। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हो गई। तीसरा है आपका रन रेट। रन रेट जो होता है ये होता है नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स। ठीक है, ओवर्स, यानी कि अगर हम एक ओवर की बात करें तो एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, 6 बॉल्स। और यहां से अगर एक ओवर की बात करें तो अगर सपोज करिए कि 100 रन बने 20 ओवर में, तो 100/20 कर दोगे, यानी एक ओवर में 5 रन का रन रेट है, यानी कि हर एक ओवर में 5-5 रन, इस तरीके से एवरेज रन रेट है। ठीक, तो ये तो कुछ बात हो गई रन रेट की, बॉलिंग एवरेज यानी गेंदबाजी का औसत और बल्लेबाजी का औसत का। आशा करता हूं कि आपने ये सारी चीजें लिख ली होगी। अब इस सवाल पे आते हैं, यहां दिया है देयर वाज सम एवरेज, यानी कि 11 इनिंग्स में किसी बल्लेबाज का कुछ एवरेज था। ही स्कोर्ड 90 रन इन द 12th इनिंग्स एंड एवरेज डिक्रीज्ड बाय 12, मतलब कि 12वें इनिंग्स में इसने क्या किया, ए माइनस ऑफ मतलब इसका रन जो था 12वीं इनिंग्स में वो 90 था, तो इसका एवरेज कहीं ना कहीं 5 से कम हो गया। तो एक्चुअली जो रन स्कोर्ड होता है वो रन स्कोर्ड कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं ना, बैटिंग एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, ऐसा तो लिख ही सकते हैं।
क्योंकि यहां अगर इनिंग्स लिखा हुआ है और यहां पर एवरेज लिखा हुआ है, तो बैटिंग एवरेज क्या होता है? नंबर ऑफ इनिंग्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। मतलब पहले अगर 11 इनिंग की बात करूं तो बैटिंग एवरेज था 11A, इसमें 12वीं इनिंग का स्कोर जोड़ देते हैं जो कि कितना है? 90 रन। और ये हो गया अब 11 इनिंग का स्कोर प्लस 12वीं इनिंग का स्कोर। जैसे ही इतना हम जोड़ लेते हैं, ये 90 है, तो आता है 12वीं इनिंग का स्कोर। और 12वीं इनिंग का स्कोर क्या है? 12 इंटू A-5, क्योंकि इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज, यानी A-5 करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एवरेज होगा। तो देखिए, बताइए यहां से अब कैलकुलेट हो जाएगा। 90 में इस 60 को लेकर आओगे तो 90 प्लस 60 यहां पर आ जाएगा, और ये 12A माइनस 11A उधर जाएगा तो A बचेगा। मतलब कहीं ना कहीं एवरेज जो है अभी 150 था पहले, अब करंट एवरेज पूछ रहा है, तो अब उसका औसत कितना है पूछ रहा है, तो अब उसका औसत A-5 है, मतलब कि अब 145 का एवरेज है बैटिंग एवरेज। ठीक है, तो ये डॉन ब्रैडमैन से भी बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन जो है वो 99 का एवरेज रखे थे, इनका एवरेज जो है कहीं ना कहीं 145 का है। चलिए, ये तो कुछ बातें हो गई। अब देखिए, इसको बिना इसके भी हम कैलकुलेट कर सकते थे कि एवरेज क्या है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि डिविएशन का थोड़ा सा और डेप्थ में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरीके से समझिए कि यहां पर जो भी एवरेज था, सपोज करते हैं जो भी एवरेज था, इस एवरेज में इसने इतना कम रन बनाया कि आपके 5 से कम हुआ स्कोर, जो कि आपके 90 मतलब कि 12 इनिंग्स में 5 से कम कर दे। मतलब पहले का जो एवरेज था, इसमें इसने 60 रन कम बनाए, 60 रन कम बनाए, तभी जाके जो है ये जो स्कोर था वो 90 के बराबर था। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले जो एवरेज था, इस एवरेज में उसने 5 कम एवरेज लाया। 5 कम एवरेज लाने का मतलब है कि अब 12 इनिंग्स में 5 कम, मतलब कि जो स्कोर इसने 12th इनिंग्स में किया वो पहले के एवरेज से ओवरऑल देखा जाए तो 60 कम था, 60 कम था, तभी जाके ये 60 जो है 12 इनिंग्स में बराबर 5-5-5-5 बटेगा। और उसने बनाया कितना था? तो 90 बनाया था। मतलब पहले का जो एवरेज ए है वो कहीं ना कहीं 150 था। तो बिना आप कोई कैलकुलेशन किए डायरेक्टली आप डिविएशन लगा के कर सकते हैं। ठीक, अब यहां से बॉलिंग एवरेज का प्रश्न है कि बॉलिंग एवरेज में बॉलर जो है वो 12.44 था। ही टुक 5 विकेट्स फॉर 26 रन इन द नेक्स्ट लास्ट मैच एंड हिज एवरेज इंप्रूव्स बाय 0.4। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच। देखिए, एक गेंदबाज का बॉलिंग एवरेज जो है वो कहीं ना कहीं 12.4 था। अंतिम मैच में इस खिलाड़ी ने क्या किया? तो 26 रन देकर 5 विकेट लिए, और उसकी जो बॉलिंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं जो है 0.4 से सुधर जाती है। तो अंतिम मैच के पहले उसने कितने विकेट लिए थे, ये हमें बताना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे दिया हुआ है कि बॉलिंग एवरेज जो था वो इतना था, और अगर मैं नंबर ऑफ विकेट्स बिफोर द लास्ट मैच कह रहा है, तो सपोज करते हैं कि उसने x विकेट्स लिए थे, तो उसने जो रन दिए होंगे वो कहीं ना कहीं 12.4x इतने रन दिए होंगे, क्योंकि बॉलिंग एवरेज जो है वो होता है रन्स डिवाइडेड बाय विकेट्स। ठीक है, विकेट्स बराबर एवरेज होता है। तो अगर मैं रन्स की बात करूं तो रन्स बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय विकेट्स ही तो होगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि बॉलिंग एवरेज अगर 12.4 था, पहले का अगर नंबर ऑफ विकेट्स x था, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पहले उसने इतने रन दिए होंगे। अब इसने क्या किए? इसने 5 विकेट लिए और साथ में 26 रन दिया, मतलब एक्स्ट्रा उसमें 26 रन दे दिए। और ये जो रन है ये कहीं ना कहीं x प्लस 5 विकेट का एवरेज बताएगा। और जब यहां पर कह रहा है कि 0.4 से उसका एवरेज सुधर जाता है, सुधरने का मतलब बेहतर बॉलर वो होता है जिसका एवरेज कम होता है। तो यहां पर आप फंस सकते हैं। 0.4 से अगर एवरेज सुधर रहा है, मतलब 12.4 में माइनस ऑफ 0.4 करना, मतलब अब एवरेज 12 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0.4 है और इस 12x को माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं 0.4x आएगा। 26 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 60 माइनस ऑफ 26 होगा, तो ये 34 बन जाएगा। मतलब x का वैल्यू है 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10, मतलब कहीं ना कहीं 340/4, जो कि कहीं ना कहीं 85 आएगा। तो 85 इस सवाल का उत्तर है, क्योंकि अंतिम मैच के पहले उसने x विकेट्स लिए थे, बाद में उसने x प्लस 5 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं 85 जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, in a team of boys of 27 whose age is decreased by 4 months when 4 students of 16, 17, 18 and 19 respectively are replaced by them by the same number of boys, then find the average age of the new boys। तो देखिए, एक टीम है जिसमें 27 लड़के थे, इनका औसत आयु जो है 4 महीने से कम हो जाती है जब क्रमशः 16, 17, 18 और 19 साल के लड़के, 4 लड़के की जगह दूसरे 4 नए लड़के आ जाते हैं। तो नए लड़के जो है उनकी औसत आयु क्या है ये बतानी है। देखिए, अब हो क्या रहा है, यहां पर 4 लड़के जिनकी जो औसत आयु थी वो 16 वर्ष थी, 17 वर्ष थी, 18 वर्ष थी और 19 वर्ष थी। ये चारों के चारों जो है एक ग्रुप ऑफ टीम्स है। यहां पर 27 लोग हैं,
इसमें से बाहर गए 4 लोग, ये 4 लोग जो बाहर गए उनका एज था 16, 17, 18 और 19। इनके जगह पे 4 और लोग आए, 4 पर्सन न्यू आए, 4 न्यू पर्सन, ठीक है। और इन न्यू पर्सन पे आने पर क्या हुआ कि ये जो 27 लोग थे इनका जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं 4 मंथ से कम हो गया, 4 मंथ से कम। 4 मंथ से कम होने का मतलब माइनस ऑफ 1/3 ईयर्स हुआ, क्योंकि एक महीने में 12 वर्ष, एक महीने में 1/12 साल होता है, तो 4 महीने में कहीं ना कहीं 1/3 वर्ष होगा, ठीक है। तो अगर 4 महीने से कम हो रहा है तो ये 1/3 कम हो रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब यहां से समझते हैं कि ये जो 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन का जो एज होगा, ठीक है, एवरेज निकालना है ना हमें, एवरेज निकालना है, तो कहीं ना कहीं इनका जो सम पहले जो होगा, सम होगा इन सभी का, वो हो जाएगा 16 + 17 + 18 + 19 माइनस, क्योंकि देखिए जब इन सभी 27 लोगों का एज इतने से कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एवरेज जितने से कम हुआ वो एवरेज 27 लोग में बट रहा था, मतलब इनका जो एज है कहीं ना कहीं 27 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इतना कम होगा सम में, क्योंकि ये 1/3 जो है वो 27 लोगों में बटना है, मतलब इनका जो सम होगा, जो 4 नए लोग आए वो इतना माइनस ऑफ ये जो है इतना कम लेकर आएंगे, क्योंकि इतना अगर लेकर आते, जितना ये है उतना ही अगर लेकर आते तो एवरेज जितना पहले था उतना ही एवरेज अभी भी होना था, लेकिन 4 महीने से कम हो रहा है, यानी कि 1/3 ऑफ एन ईयर से कम हो रहा है। तो ये इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जितना एज बाहर गया उससे कुछ कम एज अंदर आया। कितना कम आया? तो जितना पहले था माइनस जितने का नुकसान हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जितने लोगों में नुकसान हो रहा है एवरेज में, ठीक है। चलिए, तो जब एवरेज की बात होती है तो डिवाइडेड बाय 4 करना है, क्योंकि हमें यहां पर जो नए लड़के हैं उनका औसत आयु निकालना था, तो फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज सबका निकालना था, तो यहां से डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो बताइए कितना होगा, 3 से काटोगे तो 9 बन जाएगा। अब 16 + 17 + 18 + 19 देखते साथ समझ में आ रहा है कि इसका जो सम है वो कहीं ना कहीं 70 होगा, क्योंकि देखिए 16 + 19 भी 35 होता है, 17 + 18 भी 35 होता है, 35 + 35 करोगे तो 70 होगा, 70 बन गया, कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो 70 माइनस ऑफ 9 करोगे, 70 - 9 करोगे तो कहीं ना कहीं 61 डिवाइडेड बाय 4 इसका एवरेज हो जाएगा इन सभी का, जो कि 15.25 होगा, ठीक है। तो ये ए जो है सवाल का सही उत्तर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इस सवाल के साथ मैं यहां पर इस वीडियो को रोकता हूं। थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वेटेड एवरेज का, जो मैं अगले वीडियो में मिक्सचर एलिगेशन से स्टार्ट करते हुए उसको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए वेटेड एवरेज कुछ और नहीं है बल्कि आपके एलिगेशन का थ्योरी जो बनता है वो वेटेड एवरेज से बनता है। एलिगेशन क्या है? तो आपके एवरेज को सॉल्व करने का एक तरीका, वो भी ऐसे तरीका जिसमें कि 2 अलग अलग क्वांटिटीज का अलग अलग एवरेज दिया हुआ है, और जहां पे आप वेटेड एवरेज लगाते हैं वहीं पर एलिगेशन भी लगाते हैं। मिक्सचर एलिगेशन होता तो आसान है, लेकिन वो डिफिकल्टी वहां होता है जहां पर आप इसको समझ नहीं पाते कि लगाना कहां है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ ये चीजें आपको मिल रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहां पर मैं रुकता हूं, आने वाले वीडियोज में मिक्सचर एलिगेशन हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।